कोविड-19 वैक्सीन के रूप में आशा की नई किरण लेकर आया है। भारत में बनी वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है और कोविड के विरुद्ध हमें प्रतिरोधक क्षमता देती है। इसीलिए भारतीय वैक्सीनों पर भरोसा रखें। अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लें और अफवाहों पर विश्वास न करें। और हाँ, याद रखें, दवाई भी और कड़ाई भी। कोविड-19 वैक्सीन के रूप में आशा की नई किरण लेकर आया है। भारत में बनी वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है और कोविड के विरुद्ध हमें प्रतिरोधक क्षमता देती है। इसीलिए भारतीय वैक्सीनों पर भरोसा रखें। अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लें और अफवाहों पर विश्वास न करें। और हाँ, याद रखें, दवाई भी और कड़ाई भी। मैं आप सबका स्वागत करता हूं स्पेशल ट्रेनिंग में, द ट्रेनिंग ऑन हाउ टू मेक योर ओन रैपिड एक्शन किट। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जो अभी आपने भयानक सिचुएशन देखा, भगवान न करे ऐसा सिचुएशन, ऐसी कोई परिस्थिति आपके आंखों के सामने आ जाए, ऐसा कोई विक्टिम आपके आंखों के सामने आ जाए, कोई हार्ट अटैक का पेशेंट, किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया, कोई अस्थमा अटैक में तड़प रहा है, किसी को सीजर आ गए, ऐसी परिस्थिति, या किसी को गहरी चोट लग गई, ऐसी परिस्थिति में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर। आप मानेंगे कि अधिकतर लोग अपने आप को लाचार पाएंगे। उनको सिर्फ इतना ध्यान रहेगा कि मुझे इस विक्टिम को हॉस्पिटल ले जाना है। याद रखिए, ज्यादातर मेडिकल इमरजेंसी में पहला 20 मिनट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या आपको लगता है 20 मिनट के अंदर आप उसको हॉस्पिटल ले भी जाएंगे, उसका इलाज शुरू भी हो जाएगा, वो ठीक भी हो जाएगा? चांसेस आर नियरली शून्य, 0। तो उस वक्त आप क्या रिलीफ दे सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप एक आम इंसान हो या चाहे आप एक डॉक्टर हो, आपको अच्छी तरह से पता है कि ऐसे परिस्थिति में आप एज ए इवन डॉक्टर, हमने तो ये देखा है, आप अपने आसपास के डॉक्टरों से पूछिए ये अलग अलग परिस्थिति में आप क्या करेंगे। उनके पास एक ही जवाब होगा, डॉक्टर भी हैं तब भी बोलेंगे हॉस्पिटल ले जाना है। क्या हॉस्पिटल में ऐसे कोई टूल, ऐसे कोई इक्विपमेंट, ऐसे कोई हथियार, औजार, ऐसे कोई दवाइयां हैं जिससे उसके बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे? इंपॉर्टेंटली, जैसे मैंने आपको बताया कि पहला 20 मिनट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये देखा गया है कि जब भी वॉर में सेना जख्मी हो जाती है, कोई सोल्जर जख्मी हो जाता है, तो अधिकतर उनकी मौत ब्लीडिंग, एक्सेस ब्लीडिंग से 90% की मौत तो वहीं हो जाती है। तो इसी तरह से अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया तो पहले 4 मिनट के अंदर अगर आपने इंटरवेंशन नहीं किया, नाउ ही इज गोइंग टू डाई, फिर उसकी जान कोई नहीं बचा सकता अगर आपने फर्स्ट 4 मिनट के अंदर करेक्ट इंटरवेंशन नहीं किया। यहां काम आता है द प्रेशर एज मेडिसिन। यहाँ 2 ही तरह के मेडिसिन की बात करेंगे जो इमरजेंसी में आपको यूज करना है। बहुत ही सिंपल है। आपको मान लो कुछ भी नहीं पता इमरजेंसी के बारे में, या मेडिसिन के बारे में कुछ भी नहीं पता, या मेडिकल इंटरवेंशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, तब भी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इससे आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ, बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ, फास्टेस्ट, सेफेस्ट, ईजीएस्ट एंड एविडेंस बेस्ड, बिल्कुल तेज होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, आसान होना चाहिए और एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। मतलब सबूतों के साथ, जर्नल्स में जिसके ऑलरेडी रिपोर्टिंग की गई है, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ट्रुथ है, एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, उस पे आधारित, और इतना आसान कि कोई भी, जो भी आप मुझे सुन रहे हैं, अभी तक जो मैंने बोला अगर आपको समझ आ रहा है तो आगे जो मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा वो आपको समझ आएगा। हो सकता है ये ट्रेनिंग, आपकी ये अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ट्रेनिंग किसी की जान बचा सकती है। उसके लिए सिर्फ इस तरह का एक रैपिड एक्शन किट बनाना, जो बनाना मैं अभी आपको सिखाने जा रहा हूं, लेकिन इसको सीखने के लिए आपको 2 तरह की दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। वन इज कॉल्ड प्रेशर एज मेडिसिन। प्रेशर एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपके हाथ ही काफी हैं। मान लो किसी को टैकीकार्डिया आ गया, टैकीकार्डिया मतलब सिंपल भाषा में किसी का पल्स रेट, हार्ट रेट बढ़ गया, डेंजरसली हाई हो गया। डेंजरस हाई पल्स रेट कितना होता है? 100 से ऊपर, 100 से 200 के बीच में आप बोल सकते हैं डेंजरसली हाई पल्स रेट। पल्स रेट आप देख सकते हैं, बड़ा आसान है, इसमें कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। ऐसे करके पल्स आप देख सकते हैं कि 1 मिनट में कितने पल्स होते हैं। नॉर्मली 100 से नीचे ही होंगे फॉर ए एवरेज पर्सन, लेकिन अगर 100 से ऊपर आ गया तो दैट मे लीड टू हार्ट अटैक एक्सेट्रा, पैल्पिटेशन या लाइट हेडेडनेस, कई सारे उसके सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ऐसे में आपको तो पहला है प्रेशर एज मेडिसिन, यानी कि आपके लंग में एक तरह से प्रेशर डालेंगे जिससे आप होल्ड कर सकते हैं ऑनगोइंग हाई हार्ट रेट, उसको होल्ड कर सकते हैं, ऑनगोइंग हाई पल्स रेट को आप रोक सकते हैं। ठीक इसी तरह से मान लो कोई कार्डियक अरेस्ट में आ गया, कार्डियक अरेस्ट मतलब नो पल्स एंड नो ब्रीदिंग, इट इज कॉल्ड टेम्पररी डेथ। यहां भी प्रेशर एज मेडिसिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। प्रेशर द राइट प्लेस, दैट प्लेस मेक्स द होल डिफरेंस। राइट प्लेस क्या है मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि ये निपल है, निपल लाइन और ये स्टर्नम दोनों जहां मिलते हैं उसके ठीक 3 सेंटीमीटर
बाएं की तरफ और 1 सेंटीमीटर नीचे, ये जगह आपने अगर ढूंढ ली तो बस यहाँ पे प्रेशर लगाना है, यही साइंस कहता है। और इससे उस इंसान के रिवाइव होने के चांस बढ़ते हैं। कैसे प्रेशर लगाना है, कितना लगाना है, कितनी गहराई तक, कितनी देर तक, ये आज हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि व्हेन आई से प्रेशर एज मेडिसिन व्हाट आई मीन। देखिए, प्रेशर कई तरह से हमारे बॉडी में दिए जा सकते हैं। जैसे मान लो ये एक जगह है, राइट, इसको DU-26 कहते हैं एक्यूप्रेशर की भाषा में। लेकिन ये जगह को आप इमेजिनरी तरीके से याद रखने के लिए हिटलर की मूंछों को आप इमेजिन कर लीजिए। बिकॉज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी इस तरह के मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी तो वो बहुत ही टेंसफुल हालात होंगे। उस वक्त अच्छों को जो बहुत सिंपल चीजें भी उन्हें याद नहीं आती, कई लोगों को अपने फोन नंबर तक याद नहीं आते, इतना वो घबरा जाते हैं। इसीलिए जो भी मैं आपको बताऊंगा वो सिंपल होने के अलावा इट शुड बी मेमोरेबल, वो याद हो जाए और याद रहे भी एन मौके पे। इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज करूं, और यूज करूंगा भी तो उसका ऑल्टरनेट सिंपल क्या है वो भी साथ में बताऊंगा, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और अब भूले ना। तो मैं बात कर रहा था हिटलर की मूंछों की। ये जगह है जहां पे हिटलर की मूंछें हुआ करती थी। याद कीजिए, इमेजिन कीजिए, इस मूंछों में ऊपर की तरफ, राइट, इसमें अगर 3 हिस्से कर दें, ऊपर वाले हिस्से में अगर यहाँ पे आप दबाते हैं तो बड़ा सिंपल इफेक्ट है। वो इफेक्ट, ये रिसर्च पेपर है। ये रिसर्च पेपर साथ साथ मैं इसलिए दिखाता जा रहा हूं कि जिन लोगों को ज्यादा एविडेंस की तरफ देखना है, जिनको गहराई में जाना है, तो ये रिसर्च पेपर के रेफरेंसेस भी मैं साथ साथ दिखाता जाऊंगा। हालांकि इसको डिटेल में उतना नहीं समझा पाऊंगा बिकॉज टाइम इज लिमिटेड। और लेकिन आपको, आपका मकसद बेसिकली ये है कि आपको टेक्निक सीखना है। तो टेक्निक सीखने वाला काम, और जिनको एविडेंस में जाके और अच्छी तरह से उसको अंडरस्टैंड करना है, दे कैन रेफर टू दीज रेफरेंसेस। यहां मैं बताना चाह रहा हूं कि जब आप के बॉडी में राइट जगह पे ट्रिगर होता है तो वो ट्रिगर क्या करता है, वो एक सिग्नलिंग सिस्टम, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ ट्रिगर करें तो आपका जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसको स्टिमुलेट करता है। उसके स्टिमुलेशन से कुछ तरह के हार्मोन, एंडोर्फिन है, सेरोटोनिन है, इनकी मात्रा आपके ब्लड में बढ़ जाती है। इसकी मात्रा बढ़ते ही आपके बॉडी में रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स स्विच ऑन हो जाता है। तो यानी कि आपके बॉडी में किसी तरह का हार्मोन, किसी तरह का केमिकल का प्रोड्यूस करने के लिए आपको राइट ट्रिगर, जहां पे आपको प्रेशराइज करना है, जहां पे आपको दबाना है, चाहे वो कार्डियक अरेस्ट के केस में चेस्ट में एक पर्टिकुलर जगह पे जहां पे वेंट्रिकल होता है वहां दबाने की बात करें, चाहे वो टैकीकार्डी के केस में आपके लंग्स में प्रेशर देने की बात करें, उसके लिए क्या करना है वो टूल किट मैं आपको समझाने वाला हूँ। या फिर चाहे कोई ऐसा इंसान जो बेहोश पड़ा, आपको पता नहीं बेहोशी की वजह क्या है, आपको उसको अचानक होश में लाना है, तो ट्रिगर पॉइंट वही हिटलर का ये मूंछों वाली जगह ऊपर की तरफ, वहां आपको स्टिमुलेट करना है, जिससे एक रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स आता है। बिकॉज उस वक्त बॉडी में कुछ तरह के हार्मोन रिलीज हो जाते हैं उस ट्रिगर से। याद रखिए, थोड़ा सिंपल भाषा में समझाते हैं ये प्रेशर कैसे काम करता है। जैसे आप इस कमरे को देख रहे हैं, यहाँ पे लाइटें हैं, AC है, टीवी है, लेकिन अगर मुझे टीवी को चलाना है या लाइटों को चलाना है या फैन को चलाना है जो इधर है, तो मुझे फैन के ऊपर जाके वहां चढ़ के नहीं चलाने की जरूरत है। उनके अलग अलग स्विच पॉइंट बने हुए हैं। मुझे सिर्फ इतना करना है कि वो स्विच क्या है वो मुझे पहले से लर्न कर लेना है कि जब भी मुझे फैन चलाना है तो ये स्विच दबाना है, जब भी मुझे लाइट जलाना है तो वो वाला स्विच दबाना है, जब भी मुझे टीवी चलाना है तो वो स्विच दबाना है। तो यानी कि आपके जिस तरह से घरों में अलग अलग स्विचेस हैं, उन स्विच को जब आप स्विच ऑन करते हैं तो एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स आता है, चाहे वो लाइट के हिसाब से, चाहे वो फैन के हिसाब से, चाहे वो AC के हिसाब से। आपको एक्चुअली उस इक्विपमेंट तक चढ़ के नहीं जाना होता है, उसके लिए स्विच बने हुए हैं। ठीक उसी तरह से प्रेशर एज मेडिसिन के तहत हमारे बॉडी में भी कई सारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं, स्विच पॉइंट्स हैं, जिनको अगर आप ठीक से स्टिमुलेट कर देंगे तो आपको एक पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिलेगा। उस फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो कि इंस्टेंट होता है, इंस्टेंट का मतलब विद इन फ्यू सेकेंड्स, 1 या 2 मिनट के अंदर, राइट। और उससे किसी इंसान को हम रिलीफ दे सकते हैं, चाहे वो सीजर का पेशेंट हो, चाहे वो फेंट हो गया हो, चाहे वो हार्ट अटैक का पेशेंट हो, कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट हो, अस्थमा का पेशेंट हो। ऐसे मेडिकल कंडीशन जिसमें हाथ पैर कांप जाते हैं, फूल जाते हैं, जिसमें लाइफ एंड डेथ का मामला होता है, उसमें सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिगर पॉइंट क्या है, वो स्विच कौन सा है। इमेजिन कीजिए ये एक कमरा है जिसमें लाइटें भी हैं, AC भी हैं, पंखा भी है, सारा कुछ तो है, लेकिन आप इस कमरे को यूज करना तो चाहते हैं, लेकिन इस कमरे में ये लाइट कहाँ से जलती है, वो स्विच कौन सा है, फैन कहाँ से चलता है, वो स्विच कौन सा है, इसकी जानकारी आपको नहीं है। जानकारी नहीं होने से सिर्फ इतना होगा कि वो सारे फैसिलिटी होने के बावजूद भी
आपके वो किसी काम का नहीं है। ठीक इसी प्रकार याद रखिए कि हमारे बॉडी में भी ऐसे बहुत सारे स्टिमुलेटिंग पॉइंट्स हैं जहां प्रेशराइज करके, जिनको कुछ जगह पे, कुछ के लिए वो एक्यूप्रेशर बोलते हैं, कुछ के लिए वो कार्डिक कंप्रेशन बोलते हैं, इस तरह से अलग अलग नामों से हैं, लेकिन वो एविडेंस बेस्ड है। वो एविडेंस बेस्ड ये है, आप रिसर्च जो मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे का अगर आप बैकग्राउंड जानना चाहते हैं, डिटेल में साइंटिफिकली समझना चाहते हैं, तो साथ साथ मैं आपको रिसर्च पेपर भी दिखा रहा हूँ कि जैसे ही आप ट्रिगर पॉइंट, अगर मान लो किसी को दर्द है और एक पर्टिकुलर ट्रिगर पॉइंट पे आप दबाते हैं तो उससे एंडोर्फिन रिलीज होगा। एंडोर्फिन रिलीज होने से पेन का सेंसेशन इमीडिएटली कम होने लगता है। तो मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि आपको दो तरह की दवाइयों की जरूरत है। एक है प्रेशर बॉडी में राइट जगह पे राइट टाइम के लिए राइट अमाउंट में, और दूसरा फूड एज मेडिसिन, राइट। ये दोनों ही बड़े ही अमेजिंग तरीके से काम करते हैं। एक बात समझना होगा कि बड़े से बड़े मेडिकल इमरजेंसी में या मेडिकल कंडीशन में आसान से आसान तरीके से आप किसी को रिलीफ दे सकते हैं। इसको समझाने के लिए कि प्रेशर बनाई से फूड एज मेडिसिन, प्रेशर एज मेडिसिन, अगर जब मैं बोल रहा हूं तो इसका क्या मायने है, एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं कि जब ट्रांसप्लांट किसी का फेल हो जाता है, जब डायलिसिस पे पेशेंट दोबारा जाना पड़ता है, जब सेकेंड ट्रांसप्लांट की बात आती है, लाइफ एंड डेथ का मामला हो जाता है, और बड़े से बड़े जो इक्विपमेंट्स हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप एक्सपेक्ट करते हैं, डायलिसिस मशीन्स हो गए, वेंटिलेटर हो गए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो गए, जहां पे वो सब भी जवाब दे देते हैं, वहां पे भी और वहां पे ही फूड एज मेडिसिन, प्रेशर एज मेडिसिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो पहले मैं आपको छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ। ये दिखाने का मकसद ये है कि आप ये समझ पाएं कि सिंपल चीज़ें महत्वपूर्ण काम कर सकती है, वो भी फास्टेस्ट तरीके से और ईजिएस्ट तरीके से, मोस्ट इकोनॉमिकल तरीके से, वो भी एविडेंस बेस्ड। तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ एक छोटा सा क्लिप। ये क्लिप देखते हैं, इसके बाद वापस आते हैं इसी वीडियो पे, एक बार फिर जर्नी शुरू करते हैं ऑन द ट्रेनिंग ऑन इमरजेंसी मेडिसिन, ड्रगलेस इमरजेंसी मेडिसिन की ट्रेनिंग। अगर कोई हिम्स हॉस्पिटल में आते हैं और आके वो अपना किडनी ठीक कराते हैं, डायलिसिस छुड़वाते हैं और पूरी तरह दवाई फ्री, मेडिसिन फ्री हो जाते हैं, तो उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि तब है कि उन्होंने अपने आप को खुद ब खुद बिना हमारे इंटरवेंशन के घर पे ठीक कर लिया हो। तो ऐसी एक कहानी जो मुझे लगता है आपके माध्यम से देश में पहुंचे, क्योंकि आज देश में लाखों किडनी के ऐसे पेशेंट हैं जो डायलिसिस पर निर्भर हैं, ऐसे पेशेंट हैं जो ट्रांसप्लांट ऑलरेडी करा चुके हैं, वो भी फेल हो चुका है। तो अगर ऐसे लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो अगले 5 मिनट में जो सुनने जा रहे हैं वो आपके लिए आई ओपनिंग होगा। आपको ये भरोसा हो जाएगा कि आप जहाँ कहीं भी हैं वहीं रहते हुए आप ठीक हो सकते हैं। आपको हम तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अभी विंग कमांडर दहिया जी और उनकी धर्मपत्नी जो बोल रहे हैं अगले 5 मिनट में, वो सुनने की ज़रूरत है। तो आप और हम यही सुनेंगे बहुत ही शांति से। मेरा नाम रुचि है, मैं 37 ईयर्स ओल्ड हूँ। सर मेरे लिए भगवान है। मेरे पास और कोई वर्ड नहीं है सर के लिए, क्योंकि सर ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। अक्टूबर 2020 में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था। मेरी मदर ने मुझे किडनी दी थी। इनिशियली फर्स्ट 2 मंथ्स तो बहुत अच्छे निकले, बट उसके बाद मेरा क्रेटिनिन बढ़ने लग गया। डायग्नोज किया, बायोप्सी करी नई किडनी को, तो पता चला बीके वायरस है। 2 साल के अंदर मेरा क्रेटिनिन बढ़ के 7 पहुँच गया। तो मतलब ट्रांसप्लांट को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी ब्लेसिंग्स थी भगवान की कि जून 23 में हम सर से मिले, हिम्स हॉस्पिटल में सर से मिलने गई। मेरी 3 दिन के बाद फिस्टुलर सर्जरी थी। डॉक्टरों ने मुझे डायलिसिस पे जाने के लिए बोल दिया था। 3 दिन सर ने मुझे 17 जून को हमारी एनिवर्सरी थी, और आज तक का मुझे बेस्ट गिफ्ट मिला कि जो मैं सर से मिली। 17 जून को सर ने मुझे बोला फिस्टुला बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट फॉलो द स्टेप्स, डाइट फॉलो करो, थेरेपीज़ फॉलो करो। एंड मैंने रिलीजियसली फॉलो करी। मेरा क्रेटिनिन 7 से 3.6 तक आ गया था, और अभी भी मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, और मैं घर बैठ के सब कुछ फॉलो कर रही हूँ। मैं कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई, कभी हिम्स में नहीं गई। जो भी कर रही हूँ मैं सर के यूट्यूब वीडियोस को देख के फॉलो कर रही हूँ। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। मेरी ज़िंदगी बदल दी है सर ने। मुझे अब लगता नहीं मुझे सेकेंड ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी। इसी चीज़ को रिलीजियसली फॉलो करके मैं अपनी लाइफ को ऐसे ही रख सकती हूँ। थैंक यू सो मच सर। माइक को इधर लिया, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? Like most of the things have already been covered by my wife,
And as she said, fortunately we met sir on the 17th June 2023. It was our anniversary on that day, and that was the best gift that we can expect from anybody on that day, that he has given a new life to our whole family. And in this thing, I believe it is also responsibility of the near and dear ones, जो patients के हैं, because they have to give that moral support. Because I was just talking to somebody just now that allopathy has spoiled our mind. It kind of quick fix, but this is how we need to change our lifestyle for a long duration, for a long-lasting effect. And I'm sure things will better improve, आगे और अच्छी होंगी with the lifestyle जो अब मिल गया है. And we are, from the core of our heart, we are thankful to Dr. Bishrup sir, and whomsoever we meet after that, we always tell them that this is the lifestyle, this is the videos, and people are doing it, and change is there in positive way. So we are thankful to God and thankful to Dr. Bishrup Chaudhary, and we'll stay connected and we'll keep doing this journey religiously. Thank you so much, sir. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू विंग कमांडर दहिया जी. और वो डेट मुझे याद नहीं थी, लेकिन 17 जून 2023 एंड जो आपने बताया जिस दिन हम लोग मिले थे. और एक छोटी सी बात बताऊंगा जो मेरे लिए भी इंस्पिरेशन थी. सर मिले और बोला कि मेरी वाइफ का एक ट्रांसप्लांट फेल हो चुका है. इनकी मदर ने वो दिया था, वाइफ की मदर ने, यानी कि मदर इन लॉ ने वो किडनी दी थी. मैंने कहा अब क्या करेंगे? कहा कि अब दोबारा किडनी देना है ट्रांसप्लांट, अब मैं अपना किडनी दूंगा. यानी कि सर अपना किडनी देने की सोच रहे थे. दैट वाज अ टाइम जब हम मिले. तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि बीमारी जितनी बड़ी दिखाई जाती उतनी बड़ी है नहीं. अगर होती तो सोचिए, 17 जून से लेके आज 22 अप्रैल हो गया, 1 साल होने वाला है, राइट? तो बड़े से बड़े दिखने वाले प्रॉब्लम की छोटे से छोटे, आसान से आसान घर में बैठे सॉल्यूशन हो सकता है. उसका सबूत आपके सामने है अगर हम कुछ रिलीजियसली करें. इन्होंने जो किया वो 2 शब्दों में बोल सकता हूँ. DIP डाइट, जो लोग नहीं जानते हैं तो वो ऑनलाइन सर्च कर लें, और एक हॉट वाटर इमर्शन, राइट? घर में ही बाथटब बनाया, उसी में गर्म पानी में बैठना. ये 2 चीज दुनिया में कौन ऐसा जो नहीं कर सकता है? और यही 2 चीज से अगला ट्रांसप्लांट जो होने वाला था, अगला डायलिसिस जो होने वाला था, वो रुक गया. और आपके सामने आप मिसेस दहिया को देख सकते हैं कि कहीं तक कोई नहीं बता सकता कि इनमें कोई भी दिक्कत है ही नहीं. एक्चुअली आपने क्रिएटिनिन को थोड़ा पॉइंट आउट किया, तो हम बोलते हैं कि क्रिएटिनिन को ना देखो. वैसे हम बोलते हैं सभी को इन जनरल, एक मैसेज दे रहा हूं आप सबको, आप देखो सिम्टम्स हैं क्या, डिस्कम्फर्ट्स है क्या. अगर तो है तो वही कीजिए जो मिसेस दहिया कर रही है, जो हम बोलते हैं DIP डाइट माइनस प्लस हॉट वाटर इमर्शन. ये दोनों चीज घर पे करते रहिए, आप देखेंगे कि कैसे ठीक होते हैं. इसी तरह हमने जो ऑब्जर्वेशन स्टडी किया श्रीधर यूनिवर्सिटी के, तो वाइस चांसलर हियर, और इन्होंने ऑब्जर्वेशन स्टडी किया हमारे उस पर, तो 75% पाया, 100% नहीं पाया. यानी कि 25% को हम भी आराम नहीं दे पाए. यानी कि हमारी भी लर्निंग चल रही है अभी, बट 25% का जो लोग हैं जो हम फायदा नहीं दे पाए, 75% को जरूर दे पाए. थैंक यू. अभी आपने जो वीडियो देखा, इस वीडियो से आपको ये समझ आ गया होगा कि प्रेशर की जो बात की जा रही थी, हॉट वाटर इमर्शन की, जो अभी पेशेंट ने बोला, तो यानी कि हॉट वाटर इमर्शन में जब बिठाते हैं तो प्रेशर हम डालते हैं. प्रेशर अगर पानी यहाँ तक है तो पानी के नीचे वाला हिस्से में एक प्रेशर ग्रेडियंट अलग है, और पानी के ऊपर वाले हिस्से में सिर्फ एटमॉस्फेयर प्रेशर है. ये जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया, ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया वो भी एक पर्टिकुलर हीट कंडीशन में, तो हमारा स्किन ही थर्ड किडनी के रूप में काम कर गया. बड़ा ही सिंपल है. साथ में आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा हो तो एक फूड की भी बात की, तो फूड भी एक दवा की तरह काम करती है, लॉन्ग रन में नहीं, क्विकली भी. एग्जाम्पल के तौर पे छोटा सा नमूना मैं दिखाता हूं कि कैसे फूड इमीडिएट एक्शन ले सकता है. वेरी वेरी फास्ट, बिल्कुल फास्ट, कुछ सेकंड के अंदर फूड आपके बॉडी में बहुत बदलाव ला सकता है. इसको समझाने के लिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं. ये देखिए सामने, ये जो बोतल आप देख रहे हैं, मान लीजिए ये बोतल जो है ये एक
ये आपका बॉडी है और बॉडी इज मेड अप ऑफ लॉट ऑफ केमिकल्स, और ऊपर जो गुब्बारा है और गुब्बारे के अंदर हमने फूड भर दिया है। इस केस में गुब्बारे के अंदर हमने मौसम्बी का जूस भर दिया है जो कि फूड है। और जब फूड गुब्बारा नामक मुंह से होता हुआ आपके बॉडी में एंटर करता है, एंटर करते ही उसी वक्त अगर फूड राइट क्वांटिटी में राइट टाइमिंग के साथ अगर दिया जाए तो उसी वक्त वो रिएक्ट करता है। जैसे आपने देखा कि बैलून एकदम से फूलने लगा, ऐसा नहीं कि कुछ घंटे लगे, कुछ मिनट लगा, कुछ सेकंड में वो फूलने लगा, कुछ सेकंड में ही आपको उसका रिस्पॉन्स दिखने लगा, क्योंकि फूड के अंदर ही दवा छुपी हुई है, फूड एज मेडिसिन। ये जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट दिखाया है, जो एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जो लोग मुझसे जुड़े हैं, याद कीजिए 2020 ऑनवर्ड्स मैंने आपको बताया था 3 स्टेप फ्लू डाइट, वहां भी मैंने मौसम्बी जूस की बात की थी और कोकोनट वाटर की बात की थी। कोरोना जैसे भयानक दिखाने वाले, हालांकि वो भयानक था नहीं, लेकिन ऐसा प्रोजेक्ट किया गया मीडिया से, मीडिया के द्वारा कि देखो एक भयानक भूत आ गया है और वो आप सबको खा जाएगा, घर में बंद हो जाओ, मास्क लगा लो। जबकि हमारे जो फॉलोअर्स है उन्होंने यही वाला एक्सपेरिमेंट जो आपने अभी देखा, ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने अपने बॉडी पे किया। जिनको फ्लू, हम उसे फ्लू बोलते हैं, फ्लू के सिम्टम आने लगे, उन सबको कोकोनट वाटर पिलाया, आज भी पिलाते हैं, और साथ में सिट्रस फ्रूट जूस। 2-3 दिन में अधिकतर लोग ठीक हो गए, एक भी नहीं मरा। 60,000 पेशेंट मैंने ठीक किए। हमारे कोविड सेंटर, हम उसे फ्लू सेंटर बुलाते हैं, जिसका विजुअल आप देख रहे हैं, इसमें 60,000 पेशेंट्स आए, और इसमें ऐसे ही पेशेंट्स आए जो बाकी हॉस्पिटल से जिनको रिजेक्ट कर दिया गया, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के आए, लेकिन वहाँ उनको भी हमने इन्हीं 2 स्टेप से ठीक किया, और वो 100% ऑफ देम आर परफेक्ट। उसके बाद आयुष मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर एक ऑब्जर्वेशन स्टडी भी किया, उसकी रिपोर्ट जारी की। वो रिपोर्ट भी आप स्क्रीन पे दिए लिंक में जाके देख सकते हैं, जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि फूड एज मेडिसिन एंड प्रेशर एज मेडिसिन, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस में आपको रिलीफ मिल सकता है। तो अब आते हैं आपके हथियार पे, क्या क्या हथियार, क्या क्या टूल्स आपके पास होने चाहिए ताकि आप किसी भी तरह के या बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो मेडिकल कंडीशंस होते हैं उसमें आप यूजफुल नजर आए, आप कुछ ना कुछ रिलीफ दे पाएँ। उसके लिए ये जो किट है, ये किट में क्या क्या सामान आपको चाहिए, ये सामान जो भी आपको चाहिए, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपके घर में होंगे या घर के आसपास के दुकानों में होंगे। उन दुकानों से आप ये ले सकते हैं और ये कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो होम्योस्टैटिक स्पॉन्ज, ये इसके बारे में आगे चल के मैं बताऊंगा। ये होम्योस्टैटिक एक स्पॉन्ज है जो आपके ब्लीडिंग को क्लॉट करने की एबिलिटी को डबल कर देता है, जो आज से 20 साल पहले ही इसका आविष्कार हुआ। नॉर्मली सर्जरी में, ट्रॉमा में सेंटर में या फिर मिलिट्री में इसका यूज़ होता है। मिलिट्री में खास तौर पे अभी जो इजराइल हमास की लड़ाई चल रही है, वहाँ भी देखा गया कि सोल्जर्स का किट में ये एक पार्ट होता है, लेकिन अभी तक ये लिमिटेड है सिर्फ सोल्जर्स तक, जो इंटरनेशनल वॉर होते हैं या फिर सर्जरी रूम तक। आज शायद पहली बार इस वीडियो के माध्यम से एक आम जनता तक ये मैं पहुंचा रहा हूँ। होम्योस्टैटिक हीमोस्टैटिक स्पॉन्ज बोलते हैं इसको, इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। अगला है रेड चिली ऑयल। रेड चिली ऑयल बड़ा सिंपल है, कहीं मिल जाएगा। ये रेड चिली ऑयल का इतना छोटा सा बोतल आप बना लीजिए, इसका उपयोग तो आगे इस वीडियो में आप देखेंगे ही। उसके बाद जिंजर यानी कि अदरक के बड़े टुकड़े आप रख लीजिए, और अदरक के बड़े टुकड़े यानी कि अदरक को आपको हर हफ्ते रिफ़िल करना पड़ेगा, क्योंकि अदरक एक हफ्ते बाद फिर वो ख़राब होने लगता है। तो लेकिन जब सवाल किसी के लाइफ एंड डेथ का हो तो इतना आप कर सकते हैं कि अदरक को हफ्ते में एक बार आप रिफ़िल कर दें, उसको हटा दें, नया अदरक डाल दें। ये छोटा सा डब्बा हमेशा आपको अपनी गाड़ी में रखना है, क्योंकि इसी डब्बे से अबाउट 16 मेडिकल कंडीशंस, अगर मैं पढ़ूँ उसको, हार्ट अटैक है, अस्थमा अटैक है, कार्डियक अरेस्ट है, एपिलेप्सी, स्ट्रोक, कट्स एंड ब्लीडिंग है, एब्डोमिनल पेन है, या फिर पेनफुल मेंसुरेशन है, टूथ एक है, फेंटिंग है, हीट स्ट्रोक है, मोशन सिकनेस है, नोजिया है, वोमिटिंग है, टेकिकार्डिया है, हाई ब्लड प्रेशर है। ये सारे मेडिकल कंडीशंस में सिर्फ ये छोटा सा किट, और इस किट में ये थोड़े से सामान है जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट दे सकते हैं। इंस्टेंट मतलब विद इन फ्यू सेकेंड्स, राइट। तो पहले सामान का इंट्रोडक्शन हो जाए। ये है मेथी सीड्स। एक छोटे से बोतल में आप मेथी सीड्स रखिएगा। जैसे मैंने अपने लिए जो किट बनाया है, ये छोटे से बोतल में मैंने मेथी सीड हमने डाल दिए हैं, और ये मेथी सीड्स जब मुझे चाहिए मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि जब कभी मेडिकल इमरजेंसी होगा तो यही सिंपल चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली हैं। इसीलिए इन सब का एक जगह होना बड़ा ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, इसको कैसे उपयोग में लाना है, जिसकी ट्रेनिंग आप ले ही रहे हैं, ये भी ज़रूरी है। और इसके बाद ये है भीमसेनी
कपूर, भीमसेनी कपूर कैम्फर जिसे बोलते हैं, वो भी एक छोटे से बॉटल मैंने डाल दिया है। ये अस्थमा अटैक में बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है, राइट। इसको सूंघना है और साथ में क्या क्या करना है, किस तरह से करना है, वो पूरा प्रोटोकॉल आप सीखने वाले हैं। लेकिन फिलहाल के सामान क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगी, पहले उसकी एक इंट्रोडक्शन चल रही है अभी। और ये एक छोटा सा 10 ml का सिरिंज है। आप देखिए सिरिंज, जैसे ये सिरिंज है और सिरिंज विदाउट नीडल की आवश्यकता नहीं, सिर्फ सिरिंज की आवश्यकता है। खास तौर पे टैकीकार्डिया के पेशेंट्स जिनका पल्स रेट 100 से ऊपर आ जाता है, तो लंग में प्रेशर डालने के लिए छोटा सा सिरिंज, ये रिवर ट्रायल में ये देखा गया है कि ये छोटा सा सिरिंज लाइफ सेविंग हो सकता है। किसी के टैकीकार्डिया को उसी वक्त 30 सेकंड के अंदर हॉल्ट कर सकता है। 30 सेकंड्स, राइट। 10 रुपए की सिरिंज जो कहीं से मिल जाएगा, 30 सेकंड के अंदर हॉल्ट हो सकता है। वो टैकीकार्डिया जिसके लिए अदरवाइज आप सिर्फ ये इमेजिन कर सकते हैं कि आप उस पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाएं, वो भी बड़ा ही इक्विप्ड हॉस्पिटल, जबकि उस हॉस्पिटल में भी अभी भी ये टैकीकार्डिया के लिए यही वाले सिरिंज यूज होते हैं वर्ल्ड ओवर, राइट। तो क्यों ना हम अपने पास ही रखें। और उसके अलावा ये है डॉक्टर्स टेप बोल सकते हैं, या फिर इसे पेपर टेप बोल सकते हैं। पेपर टेप मेरे पास ये रहा, फिजिकली अगर मैं दिखाऊं, ये पेपर टेप है। इस पेपर टेप का इस्तेमाल कैसे करना आगे आपको मैं समझाऊंगा। ये डायनाप्लास्ट है। ये डायनाप्लास्ट का उपयोग भी आपको ये सीखने को मिलेगा। ये कहीं भी केमिस्ट शॉप से आराम से मिल जाता है। ये छोटा सा मैंने रखा अपने साथ, बिकॉज इसमें ज़्यादा जगह है नहीं। इसका जो साइज़ है डबल भी ले सकते हैं, 3 गुना भी लेके अगर आप स्टोर कर सकते हैं, वो रख सकते हैं। इसके अलावा 2 सेकेंड ऑयल, 2 सेकेंड ऑयल ये रहा। ये 2 सेकेंड ऑयल ये हमारा प्रोडक्ट है एक्चुअली। ये 2 सेकेंड ऑयल, मान लो हेडेक है, किसी को टूथ एक है, किसी को मिर्गी का दौरा है, इनमें हम अपने हॉस्पिटल्स में पिछले 2 साल से यूज़ कर रहे हैं बहुत ही भयंकर तरीके से, वेरी फास्ट। 2 सेकेंड नाम ही है, 2 सेकेंड में। अगर टूथ एक है तो 2 सेकेंड में, हेडेक है, माइग्रेन है तो 2 सेकेंड में रिलीफ मिलता है। और अगर सीजर है, ऑनगोइंग सीजर, किसी को फिट्स पड़ गए हैं, उसको वहीं का वहीं हॉल्ट करना है, तब भी इसका उपयोग होता है। कैसे उपयोग करना है आगे जाके मैं बताऊँगा। तो ये एक ऐसा जो इसमें ऑयल है जिसको आप हमसे ही ले सकते हैं। हमारे वेबसाइट विश्वरूप.com में जाएंगे तो 100 रुपये में मिलता है। और क्योंकि इसको सिर्फ सूंघना है तो ये ज़िंदगी भर के लिए एक ही बार लेना है, और हर 3 साल में ये एक्सपायर हो सकता है। तो 3 साल बाद आप एक छोटा सा सर्टिफिकेट भी हमने उसमें डाला है, वो सर्टिफिकेट आप हमें देंगे तो 3 साल बाद हम आपको रिप्लेस करके देंगे। यानी कि 100 रुपये में ज़िंदगी भर के लिए 2 सेकेंड ऑयल आपके पास आ जाएगा। इतना सिंपल, इतना सस्ता ये आइटम है। और इसके अलावा एक छोटा सा ड्रॉपर भी आप ले लीजिए, बहुत ही छोटा ड्रॉपर जिसमें 0.5 ml की मेजरमेंट हो सके। अगर आप 1 ml तो बहुत ज़्यादा हो गया, 1 ml से भी उसका आधा भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहें इन ऑयल को, जितने मतलब इन ऑयल की आवश्यकता बहुत थोड़ी सी होती है, रेड चिली ऑयल फॉर एग्जांपल। तो ये इस तरह का एक ड्रॉपर जो कि 2-3 रुपये में कहीं मिल जाएगा, ये आप खरीद सकते हैं। तो जो मैंने आइटम बताए हैं, दिखाए हैं, ये मोस्टली ये सारे आइटम आपको आराम से अपने आसपास मिल जाएगा। हाँ, ये हीमोस्टेटिक स्पॉन्ज थोड़ा ढूंढने में आपको थोड़ी मुशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन ऑनलाइन मिल जाएगा। हालांकि थोड़ा महंगा मिलता है, बट आई एम श्योर यू विल गेट इट, राइट। इसके अलावा इसी में एक छोटा सा पर्ची और डाला हुआ है जो आपके लिए रेफरेंस की तरह काम करेगा ज़रूरत पड़ने पे। इस पर्ची का एक भाग को मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। तो शुरू करते हैं ट्रेनिंग एक एक करके अलग अलग मेडिकल इमरजेंसी कंडीशंस के लिए। सबसे पहला मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन लेते हैं, फेंट हो जाना। अगर कोई फेंट हो गया तो क्या करना है। और दूसरा साथ ही में लेता हूँ हीट स्ट्रोक। तो पहला मेडिकल कंडीशन फेंट होना और दूसरा हीट स्ट्रोक हो जाना। दोनों में इंसान फेंट ही हो जाता है एक्चुअली, लेकिन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी है, तभी आप अपने प्रोटोकॉल को अप्लाई कर पाएंगे। डिफ्रेंशिएट करने के लिए अगर आप भूल ना जाएं ये वीडियो देखने के बावजूद भी, इसीलिए इस तरह का एक पर्ची बना लीजिएगा। और ये पर्ची इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूंगा। तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप से जुड़ जाइए हमारे साथ, और ताकि जो रिसर्च पेपर्स है वो आपको व्हाट्सएप से मैं भेज पाऊँ, इस तरह के पिक्चर्स को मैं व्हाट्सएप से भेज पाऊँ ताकि आप उसका प्रिंट आउट निकाल लें। कोशिश ये रहेगी कि आप अपने आप में पूरी तरह समर्थ हो, आपको मेरी या किसी और की कोई इंटरवेंशन की आवश्यकता ना हो। तो वो सारा चीज़ हम व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ ना कुछ आपको भेजना चाहते हैं बिसाइड दिस ट्रेनिंग, राइट। इसीलिए जो स्क्रीन पे नंबर है, इस नंबर को ज़रूर आप इससे जुड़ जाइए। इससे आप हेलो मुझे भेज दीजिए ताकि मैं आपको समझ जाऊँ कि आपका व्हाट्सएप है। और लिख सकते हैं उसमें कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ RAK रैपिड एक्शन किट। तो फिर जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है जो
मुझे ऑनलाइन भेजना है, आई विल सेंड यू थ्रू व्हाट्सएप। तो आते हैं हमारे पहले मेडिकल इमरजेंसी में, दैट इज़ फेंटिंग, और दूसरे में साथ ही साथ डिस्कस करते हैं हीट स्ट्रोक, क्योंकि दोनों में सिम्टम लगभग सिमिलर होते हैं लेकिन उनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं। पहले बात कर लेते हैं फेंटिंग की। फेंट मतलब इंसान बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया। जैसा कि आपने बचपन में देखा होगा स्कूल की असेंबली में बच्चा खड़ा है और खड़े खड़े अचानक वो गिर जाता है, फिर उसको उठा के ले जाते हैं, कुछ देर बाद उसका होश अपने आप वापस आ जाता है। तो ये मेडिकल कंडीशन कब हो सकती है, इंसान फेंट कब हो सकता है, इसको तो पहले थोड़ा हल्का फुल्का समझ लें, फिर करना क्या उसको समझ लें। एक बात याद रखिए, जब भी कोई इंसान सीधा ऐसे खड़ा रहेगा जैसे कि मैं खड़ा हूँ, तो और ऐसे अगर लंबे समय तक खड़ा रहेगा, लेट्स से फॉर 20 मिनट्स और मोर, तो हमारा सबका ब्लड नीचे की तरफ पूल होने लगता है एंड द फ्लो ऑफ ब्लड ब्रेन में कम होने लगता है। जब फ्लो ऑफ ब्लड ब्रेन में थोड़ा कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो नीचे ज़्यादा हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर भी डिप करेगा और ऐसे में फेंट होना स्वाभाविक है। हर तीसरा इंसान अपने लाइफ टाइम में इस सिचुएशन में कभी न कभी आता ही है, तो ये बहुत ही कॉमन है। तो फेंट होने के बाद, यानी कि मैंने अभी बताया, याद कीजिए कि आपका ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स द ब्रेन इज लेस, दैट रिजल्टेड इन फेंटिंग, राइट। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, जो आप लेटाएंगे उसमें इंक्लाइन डाउन लेटाएंगे। तो यहाँ एक प्रेशर मेडिसिन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि ब्लड का फ्लो इस डायरेक्शन में है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी पुल, राइट, जिससे विद इन 1 मिनट और 2 मिनट्स और 3 मिनट्स ब्रेन में जो रिक्वायर्ड सप्लाई है वो पूरी हो जाएगी, जिससे इंसान जल्दी से होश में आएगा। ये पहली बात है। तो कैसे पहचानें कि ये फेंटिंग है या हीट स्ट्रोक है? जब फेंट होते हैं तो उनमें बॉडी का टेम्परेचर ठंडा रहेगा, बॉडी का कलर पेल या येलोइश रहेगा, उसमें पसीना रहेगा, उसका पल्स रेट नीचे की तरफ रहेगा, 50 से नीचे भी रह सकता है, राइट, और ब्लड प्रेशर भी 120/80 से नीचे रह सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। इसमें सारे सिम्टम देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप उस वक्त सिचुएशन क्या है वो देखिए, और अगर वहाँ धूप वगैरह नहीं है, सिर्फ तो अनुमान लगाइए, हो सकता है वो सीधे लंबे समय तक खड़ा है, दैट कैन बी द इम्पैक्ट। और ऐसे में सिंपली याद रखना है कि इस पोस्चर में उसको लिटाना है। इस पोस्चर में लिटा नहीं सकते तो फ्लैट लिटाइए और दोनों पैरों को करीब 1 फीट ऊपर कर दीजिए, कोई भी चीज़ उसके नीचे रख के। तो ये दूसरा ऑप्शन हो सकता है। और दूसरी चीज़, गर्म कपड़े से उसको ढक दीजिए। गर्म कपड़े से ढकना है जब टेम्परेचर डाउन हो रहा हो। इसका ठीक उल्टा हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक नाम से ही क्लियर है, ये भी फेंट होने की एक परिस्थिति है, लेकिन इसका कारण है गर्मी। गर्मी के मौसम में जब बाहर धूप हो और इंसान डिहाइड्रेटेड हो, उसने बहुत सारा पानी पिया ना हो और साथ में अगर लूज मोशन भी उसको ऑलरेडी लगे हुए हों, तो ऐसे में भी सिमिलर कंडीशन हो सकती है जब इंसान फेंट हो सकता है। लेकिन इस बार जब फेंट होगा तो उसे हीट स्ट्रोक बोलेंगे। अब हीट स्ट्रोक की कंडीशन में क्या करना है उसे आपको समझना पड़ेगा। हीट स्ट्रोक को समझने के लिए जो फेंट के जो सिम्टम्स, इसके ठीक उल्टे कुछ सिम्टम्स हैं। इसमें बॉडी, चेहरा देखेंगे, बॉडी देखेंगे तो रेडिशनेस ज़्यादा दिखेगा, और बॉडी का टेम्परेचर छुएंगे तो आपके स्किन से टेम्परेचर, उसका स्किन ज़्यादा होगा, ऐसा महसूस होगा। और पसीने बिल्कुल नहीं होंगे, पल्स रेट ऊपर होगा, 80, 100 कुछ भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर 150/90 से ऊपर लगभग होगा। तो इस तरह से आप समझ लेंगे इट इज़ ए हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक में ठीक इसका उल्टा, सिर को ऊपर की तरफ और पैरों को नीचे की तरफ। आपने देखा दोनों में इंक्लाइन ऑपोजिट है। जब फेंट होते हैं तो वार्म, उसको गर्मी देनी है तो आपने कुछ उड़ा दिया ताकि उसे गर्मी मिले, और जब हीट स्ट्रोक है तो उसे उसके बॉडी को ठंडा करना है। अब जो उड़ाएंगे कोल्ड क्लोथ मतलब कि मान लो कोई ऐसा कपड़ा जिसको पानी में थोड़ा गीला कर लिया, सोक कर लिया, अब उसको जब उड़ाएंगे तो उसके बॉडी में ठंड आएगी। और ये जो पोस्चर है, यानी कि ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द लेग, यहाँ पे इसको आपने थोड़ा सा इंक्लाइन कर लिया, इंक्लाइन बाय अबाउट 5 डिग्री, जैसा आप इसमें देख रहे हैं लगभग। तो ये आप देख रहे हैं, इस कंडीशन में उस पेशेंट की, उस विक्टिम की, उस इंसान की रिकवरी बड़ी तेज़ी से होगी। तो अभी हमने सीखा बड़ा ही सिंपल, 2 अलग अलग मेडिकल कंडीशंस, दोनों एक जैसे दिखते हैं विद माइनर डिफरेंसेस, और जिसमें अलग अलग प्रोटोकॉल है जो आपके आंखों के सामने है। और ये प्रोटोकॉल समझने के बाद भी देयर इज़ अ चांस कि एन मौके पे आप कंफ्यूज हो जाएं। इसलिए मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, जैसे मैंने अपने लिए किया, कि इस तरह के पेपर भी मैंने इसके अंदर रख दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर तीसरा इंसान अपने जीवन में कभी न कभी इस सिचुएशन में आता ही है। आप लोग जो लोग मुझे सुन रहे हैं, तो आप में से भी बहुत लोग मानेंगे कि यहाँ पे हमारे
पहले बैच में टोटल 5000 एनरोलमेंट है, तो और हमने 5000 एनरोलमेंट को अलग अलग बैचों में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो आप मानेंगे कि आप में से यानी कि करीब 1/3 लोग कि हाँ हम फेंट हुए हैं कभी ना कभी, करीब 1500 लोग ये मानेंगे। और उस वक्त आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, आपके आसपास के कंट्रोल में है कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी एजुकेशन है जो ना केवल आपको अपने तक सीमित रखनी है, ये एजुकेशन आपको आगे भी देना है, आगे भी फ्रीली इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि ये सिचुएशन भगवान न करे आपके साथ आ जाए तो जो आपके आसपास के लोग हैं हों वो मेडिकली लिटरेट हों, वो सही फैसला ले सकें। याद रखिए, जब आज से पहले ये सिचुएशन आई किसी को तो वो क्या करते हैं, वो लिटाते हैं, वो हवा करने लगते हैं, वो पानी पिलाने की कोशिश करते हैं। पानी आप तब पिलाइए जब वो होश में आ जाए, जब होश में नहीं है तो कुछ मुंह के अंदर मत डालिए। होश में लाने के लिए जो मैंने आपको बताया प्रोटोकॉल इतना काफ़ी है उसको होश में लाने के लिए। तो खैर हमने 2 मेडिकल इंटरवेंशन देख लिए। अब तीसरे पे चलते हैं, कट्स एंड ब्लीड पे चलते हैं। मान लो ऐसी कोई सिचुएशन आती है जब इंसान की हैवी ब्लीडिंग हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए। देखिए, जो फर्स्ट एड किट अभी आपकी गाड़ी में पड़ा होगा, जो फर्स्ट एड किट बचपन से हमने देखते आए हैं, वो छोटे मोटे चोटों के लिए होती है, जिसमें अगर आप कुछ भी ना करें तब भी ब्लीडिंग अपने आप रुक ही जाना है। कोई ब्लेड से कट लग गया है, इस तरह का कोई चाकू से छोटा मोटा किचन नाइफ से कट लग गया है, या कोई यूं ही गिर गया और थोड़ा बहुत चोट आ गई है, तो उसमें कुछ भी नहीं करेंगे तो भी वो क्लॉट हो जाना है 2-3 मिनट में, और वो अपने आप ही ठीक हो जाना है। और उस फर्स्ट एड किट जो आपके हाथों में होता है वो उसी चीज़ को एड्रेस करता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं रैपिड एक्शन किट की, फर्स्ट एड किट की बात नहीं कर रहे हैं। रैपिड एक्शन किट और फर्स्ट एड किट में यही डिफरेंस है, इसको आप समझिए। अब मान लो इस तरह की कोई ब्लीडिंग है, हैवी ब्लीडिंग है, इस तरह की कोई इंजरी है जैसे आप यहाँ फोटो में देख रहे हैं, या इस तरह की कोई इंजरी है जो कि भयंकर इंजरी है, जहाँ स्किन का एक लेयर भी बाहर आ गया, या बहुत डीप कट है, राइट। तो ऐसे में द ब्लीडिंग इज़ वेरी वेरी हैवी। और ऐसे में अगर आप सोचते हैं कि कोई हैंडी प्लास्ट वगैरह से, कोई टेप से आप काम चला लेंगे तो वो, कोई नॉर्मल गॉज से काम चला लेंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो ऐसे में क्या करना है, बहुत ही सिंपल। फर्स्ट स्टेप, आपके हाथ में ये स्पॉन्ज है, इसके अंदर एक स्पॉन्ज है, वो स्पेशल स्पॉन्ज है, उसको आपको समझना पड़ेगा। ये स्पॉन्ज मैंने खोला, और जब खोला तो इसके अंदर एक और लेयर है, इसको भी मैंने खोला। अब मेरे हाथ में आ गया ये, इसे कहते हैं जिलेटिन स्पॉन्ज। जिलेटिन स्पॉन्ज क्या है, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। इसके लिए जिन लोगों को डिटेल में जानना है तो ये रेफरेंसेस आप देख सकते हैं, इसमें जाके आप समझ सकते हैं। इसके अंदर कोई ड्रग नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, बल्कि इसके अंदर जिलेटिन है। जिलेटिन एक तरह का प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन हमारे बॉडी में भी, हमारे बोन्स में, हमारे टिश्यूज़ में होते ही हैं, राइट। तो वही वाले जिलेटिन इसके अंदर है। जिलेटिन का काम क्या होता है, मान लो जहाँ पे कट हो गया है वहीं पे अगर उसको लेके जोर से दबा दिया जाए तो जो जिलेटिन है वो ब्लड से रिएक्ट करेगा, ब्लड से रिएक्ट करके ब्लड की क्लॉटिंग एबिलिटी को लगभग डबल कर देता है, डबल। यानी कि ब्लड का बहना जो है वो आधे टाइम में ही ख़त्म हो जाएगा, यानी कि वो क्लॉट जल्दी हो जाएगा और एक्सेस ब्लीडिंग होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो जैसे ही कोई ब्लीडिंग है तो याद रखिए, ब्लीडिंग को रोकने का पहला स्टेप है वहाँ प्रेशर डालना। प्रेशर किसी भी कपड़े से डाल सकते हैं, लेकिन किसी भी कपड़े से डालेंगे तो भी इंटरनल ब्लीडिंग होती रहेगी, ब्लीडिंग आती रहेगी जब तक कि ब्लड क्लॉट पूरा ना हो जाए। तो ब्लड क्लॉट की एबिलिटी बॉडी की बढ़ाने के लिए ये स्पेशल जिलेटिन स्पॉन्ज जिसे बोलते हैं, हीमोस्टैटिक स्पॉन्ज बोलते हैं, ये काम आता है। ये अलग अलग साइजेस के होते हैं, इससे बड़े भी होते हैं, इससे छोटे भी होते हैं। ये 2-4 भी लेके आप रख सकते हैं अपने सूझबूझ से। मैंने तो सिर्फ एक सैंपल के लिए अपने साथ एक ही रखा है, लेकिन ये 3-4 या थोड़े और बड़े भी रख सकते हैं। इसको अगर छोटे साइज़ में काटना है तो ऐसे करके ये कट भी सकता है, फट भी सकता है ईजिली, राइट। मान लो कोई गहरा लेकिन छोटा अगर कट है लेकिन डीप है तो इसके अंदर उसको ठूस सकते हैं, उसको दबा सकते हैं। फिर उसके बाद, या बड़ा है तो उसके ऊपर अपने ऐसे अच्छी तरह प्रेस कर दिया, और प्रेस करने के बाद इम्पॉर्टेंट है, अब ये जो एक टेप वाला बैंड है इसका काम है, ये अच्छी तरह से उस जगह पे पकड़ के रखे प्रेशर के साथ। तो उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट रोल काम करेगा। ये पेशेंट के, उस विक्टिम के आप अच्छी तरह से इसको टाई अप कर देंगे
तो ये कहीं नहीं जाएगा, ये पूरे प्रेशर के साथ दबा के रखेगा। ये जितना प्रेशर आप दे सकते हैं उतने प्रेशर से दबाइए। प्रेशर अपना रोल प्ले करेगा उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, और ये हीमोस्टेटिक एजेंट इन द हीमोस्टेटिक स्पॉन्ज ये अपना रोल प्ले करेगा उस ब्लीडिंग को क्लॉट करने के लिए, क्लॉटिंग एबिलिटी, राइट। तो ये जो इंसान का जो डिस्कवरी है दैट इज़ अबाउट 20 ईयर्स ओल्ड, 20 साल पहले तक का ही था। ये सारे रिसर्च पेपर है जो आप देख सकते हैं। ये आम चीज़ है जो सर्जरी में यूज़ होता है, वॉर में एज ए मेडिकल किट यूज़ होता है, लेकिन अब इमरजेंसी सिचुएशन कहीं भी आ सकती है, तो उसमें भी आपके पास, एक आम जनता के पास ये होना चाहिए हीमोस्टेटिक एजेंट। हीमोस्टेटिक कई सारे एजेंट हैं, उनमें से जो मेरे पास जो पैकेट है वो जिलेटिन वाला जो प्रोटीन है उसको यूज़ करके हीमोस्टेटिक बनाया है। ये इफेक्टिवली, फेयरली इफेक्टिवली काम करता है। तो कहीं भी अगर ब्लीडिंग है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इंजरी की वजह से ब्लीडिंग है, तो वहाँ इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ताकि एक्सेस ब्लीड ना हो जाए, और ताकि एक्सेस ब्लीड से एक अलग तरह की मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, उससे आप इंसान को बचा सकते हैं। तो ये था तीसरा मेडिकल इंटरवेंशन। अब आते हैं तीसरे के बाद चौथे नंबर पे, फोर्थ नंबर का मेडिकल इंटरवेंशन। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग बात है, दैट इज 2 सेकेंड हेडेक ऑयल। आयुर्वेद में बोला जाता है नसा ही शीर्षो द्वारम, नसा ही शीर्षो द्वारम, यानी कि आपका नाक ही डोरवे है टू योर हेड। यही एक रास्ता है जो आपको डायरेक्टली हेड तक पहुंचाता है। तो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये 2 सेकेंड ऑयल। 2 सेकेंड ऑयल की खासियत ये है कि ये बड़ा तीव्र है, बहुत ही तीव्र है, इसलिए इसका इस्तेमाल तभी करना है जब आपको हेडेक हो। हेडेक का पहला एहसास जब हो, माइग्रेन का पहला एहसास जब हो, जितने शुरू में कर लेंगे उतना इफेक्टिवली काम करेगा, या जब भी पता चले या जब भी ये उपलब्ध हो तभी कर लें। इसमें सिर्फ इतना करना है कि इसको खोलना है। अभी मैं बता रहा हूँ कि हेडेक में, माइग्रेन में क्या करना है। ये मेडिकल इंटरवेंशन खोला और इसके अंदर एक और ढक्कन है, इस ढक्कन को भी अपने नाखून से खोला। ये बड़ा टाइटली इसको पैक किया गया है ताकि इसका जो एक स्मेल है वो यूं ही बाहर ना चला जाए। और उसके बाद इसको लेके आपको जोर से एक बार इनहेल करना है। अभी मैं इनहेल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे हेडेक नहीं है, राइट। हेडेक होने पे ही इनहेल करना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार इस नाक से और एक बार इस नाक से, करीब 2-3 सेकंड आपको लगेंगे, और 2-3 सेकंड के बाद वो जादू होगा जिसकी आप एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर रहे होंगे कि वो जो हेडेक इमीडिएटली वो हॉल्ट करता है बिकॉज ऑफ द ये तीखापन के असर की वजह से। ठीक उसी तरह से यही 2 सेकेंड ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके दांत की कोई दर्द है तो उसको इमीडिएटली हॉल्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप ये ड्रॉपर लेंगे, ड्रॉपर से सिर्फ एक बूंद से भी आधा, थोड़ा सा 0.5 ml का भी 0.25 ml, जिसके लिए स्मॉलेस्ट ड्रॉपर का ही इस्तेमाल हो, लेके जहाँ पे आपको दर्द है वहाँ पे आपको एक बूंद ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप करते ही थोड़ा सा तीखापन आपको लगेगा, थोड़ा सा जलेगा फॉर 1 सेकेंड, एंड आफ्टर दैट आपको वो जो पेन में आपको रिलीफ मिल जाएगा। ये पेन को ठीक नहीं कर रहा है, लेकिन पेन के रिलीफ को हॉल्ट करने, इमरजेंसी के लिए कभी ऐसी इमरजेंसी आ गई कि पेन की वजह से, दांत के दर्द की वजह से, सिर के दर्द की वजह से, आपका मान लो कोई लेक्चर है, आपका कहीं परफॉर्मेंस है, उस वक्त किसी भी हालत में बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के उसी वक्त फास्टेस्ट तरीके से सिर का दर्द, माइग्रेन का दर्द या फिर आपका टूथ एक को वहीं हॉल्ट करना है, तो ये 2 सेकेंड ऑयल उस वक्त के लिए आपकी इमरजेंसी को रोकने के लिए, इमरजेंसी केस में ये काम आ सकता है। ये काम आता है हम अपने हॉस्पिटल्स में, हमारे अपने पेशेंट्स में, हमारे फ्रेंड्स में, ये बहुत ही पॉपुलर है। ये इतना छोटा सा बोतल हमने अपने लिए इसलिए बनाया है क्योंकि ये छोटा बोतल जेब में कहीं भी रख लो, ये छोटे किसी पर्स में भी आ सकता है, और नॉर्मली ये बहुत ही माइन्यूट, एक तो नाक के हेडेक के लिए तो सिर्फ सूंघना है, तो उसके लिए तो आपको इसकी इस्तेमाल ही नहीं हुआ, राइट। और टूथ एक के लिए एक बूंद का भी 1/4 यूज़ करना है, हल्का सा। और एक और तरीका है कि आप अपने फिंगर से सिर्फ आपने लिया, और ड्रॉपर भी नहीं है, मान लो फिंगर से आपने सिर्फ इतना किया, और जितना फिंगर में लग गया ऑयल उतना आपने सिर्फ जहाँ पे दर्द है वहाँ छुआ दिया, उससे भी आप पाएंगे कि बड़ी तेज़ी से असर होगा। बेटर तो ये रहेगा कि ड्रॉपर के इस्तेमाल करने से पहले फिंगर टिप से इस्तेमाल कर लीजिए, तो हो सकता है उससे आपका काम चल जाए। तो इट इज़ वेरी वेरी फास्ट। हाउ फास्ट?
इट टेक्स अबाउट 2 सेकेंड्स टू रिस्पॉन्ड। ज़रा सोचिए दुनिया की ऐसी कौन सी और दवा है जो माइग्रेन में, हेडेक में, टूथ एक में 2 सेकेंड में रिस्पॉन्स करता हो। तो ज़रूर नहीं कि वो एलोपैथिक ड्रग्स हों तो ही वो फास्टेस्ट हैं, कोई आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन ही फास्टेस्ट हो सकती है। तो इसमें इंग्रेडिएंट में क्या क्या इंग्रेडिएंट है वो हमने लिख दिए हैं। इन इंग्रेडिएंट को मिला के कोई आयुर्वेद का जानकार है तो ये खुद फॉर्मुलेशन घर पे बना सकता है, क्योंकि ये भी घर के माहौल में बना है। तो ये आप खुद भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप हमसे ही खरीदें। तो इसके फॉर्मुलेशन भी मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगा कि इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या डाले गए हैं। तो अब हम चलते हैं, हमने अभी तक जो सीखा एक बार रिव्यू कर लेते हैं। फेंट नंबर 1, उसके बाद हीट स्ट्रोक में क्या करना है नंबर 2, राइट। उसके बाद कट्स एंड ब्लीडिंग में क्या करना है नंबर 3, फिर हेडेक माइग्रेन में नंबर 4, फिर टूथ एक में नंबर 5। तो 5 मेडिकल इंटरवेंशंस आप अभी समझ चुके हैं। अब चलते हैं 6th की ओर, अगले की ओर। सीजर, एपिलेप्सी। सीजर है, एपिलेप्सी है, फिट्स पड़ना है, कन्वल्शन है, तो इसके कई सारे नाम हो सकते हैं, राइट। दौरा पड़ना कोई बोलेगा, वो भी एक नाम हो सकता है। आप वीडियो में अभी देख रहे हैं कि फिट्स पड़ते वक्त एक इंसान के साथ क्या बीतती है, उसका फिजिकल मूवमेंट किस तरह के होते हैं। तो ऐसे में क्या नहीं करना है वो जानना ज़रूरी है। पहली बात तो उस इंसान को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है, उस इंसान के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग ऐसे करते हैं कि उनके हाथ और पैर दबा लेते हैं, उनको दबोच लेते हैं कि वो हिल ना पाए। ऐसे में वो जो फिट्स है वो फेटल हो सकता है, वो और ज़्यादा देर तक चल सकता है। इसीलिए क्या नहीं करना है, आपको उनके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। दूसरा, कुछ लोग उनके मुंह जबरदस्ती खोल के कुछ ना कुछ चम्मच या पेन घुसाने की कोशिश करते हैं, इस सोच से कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी जीभ को काट ले। ये भी खतरनाक बात है, इसकी भी कोशिश नहीं करनी है। तो ये 2 चीज़ आपको नहीं करना है। अब क्या करना है, मान लो जब उसके फिट्स पड़े, वो कोई ऐसी जगह पे जो ऊंचाई पे चेयर पे बैठा है और फिट्स पड़ गए, तो आपको बस उसको गाइड करना है, धीरे धीरे ज़मीन तक पहुंचा देना है। ज़मीन तक इसलिए पहुंचाना है क्योंकि जब ज़मीन तक पहुंचा देंगे तो, क्योंकि चेयर से नहीं तो ज़मीन पर गिर भी सकता है, इसलिए आपको उसको टू द फ्लोर, नंबर 1। नंबर 2, ये ध्यान रखना है कि जब फिट्स में उसके हाथ पैर की मूवमेंट हो रहे हैं तो उस वक्त आसपास की चीज़ों को थोड़ा हटा लेना है ताकि उसको वो सेफ रहे। कहीं ऐसा ना हो कि उसका सिर या उसके बॉडी का कोई पार्ट किसी न किसी चीज़ से टकराए, किसी शीशे से टकराए, किसी लोहे से टकराए, कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से टकराए, उसकी वजह से एक सेकेंडरी इंजरी हो जाए। तो आपको उस प्लेस को सेफ बनाना है उस पेशेंट के लिए। और इसके अलावा तीसरी बात, आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। ये बड़ा भयानक लगता है दिखने में, सीजर फिट्स, ऐसा लगता है कि इंसान के साथ जैसे कोई करंट लग गया हो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उतना भयानक होता नहीं है। कुछ सेकंड में रिजॉल्व हो जाता है, पेशेंट नॉर्मल हो जाता है, कुछ नहीं करेंगे तब भी, राइट। लेकिन इसीलिए आपको पैनिक नहीं होना है। और पैनिक जो लोग होते हैं, कुछ लोग पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, मुँह में कुछ डालने की कोशिश करते हैं, तो यानी कि उस पेशेंट को, उस इंसान को छूना नहीं है, उसको सिर्फ कंफर्ट देना है, उसको सामान को हटा लेना है और वो गिरे ना, इसका बंदोबस्त करना है। कोई हार्मफुल चीज़ उसके आसपास, चाकू वगैरह, ये सब चीज़ें उसके आसपास ना हो, इसका ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया क्या क्या ध्यान रखना है। अब ये कि ऑनगोइंग सीजर जब चल रहा है उसको उसी वक्त वहीं पे हॉल्ट कैसे करना है, उसको वहीं पे रोक कैसे देना है, उसके लिए फिर वही काम आएगा आपको 2 सेकेंड ऑयल। 2 सेकेंड ऑयल हो सके तो अपने हाथ से, क्योंकि वो तो मूवमेंट कर रहा है तो उसको ऐसे सुंघाएंगे तो उसके ऊपर ही गिर जाएगा ये ऑयल। तो अपने हाथ से सिर्फ ऐसे लेके जितना हाथ में आए उसके नाक के यहाँ इतना आप मल देंगे, थोड़ा सा लगा देंगे। उससे जो स्मेल आएगी, आप थोड़ा सा लगा के देखिएगा, वो इतना तीखा होता है कि वो जो तीखापन है, जो ऑल फैक्ट्री रिस्पॉन्स है, वो ऑल फैक्ट्री रिस्पॉन्स हमारे जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसको स्टिमुलेट करते हैं। ट्राइजेमिनल नर्व को स्टिमुलेट करने से जो ऑनगोइंग सीजर है वो हॉल्ट होता है। ये एक प्रूवन साइंस है और इस प्रूवन साइंस को समझने के लिए ये रेफरेंस मैंने दिया है, ये रेफरेंस मैं आपको भेज भी दूंगा। तो ये रेफरेंस आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एपिलेप्सी को हॉल्ट करने के लिए, उसी वक्त रोकने के लिए कोई भी तीखा स्मेल अगर नाक में दे दिया जाए तो उससे ऑनगोइंग एपिलेप्सी के हॉल्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि 2 सेकेंड ऑयल का ही तीखापन से काम करेंगे। आपके पास कोई भी और तीखी चीज़ है, जैसे मान लो ये रेड चिली ऑयल है, ये भी एनफ तीखा है, इसको भी अगर आप स्मेल करा दें तो इससे भी रिजल्ट आ सकता है। या फिर मान लो प्याज का तीखापन है, या फिर मान लो इसी तरह से गार्लिक का तीखापन है, तो ये सारे काम आते हैं।
लेकिन इसका तीखापन हमने टेस्ट किया हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा तीखा है और ये हैंडी भी है, एक चीज़ से कई सारे काम हो रहे हैं और ये आपके हाथ में भी है तो आसान भी है। आपने जस्ट लिया और क्योंकि जो फिट्स हैं उस जैसे ही पड़ा उसी सेकंड आपको रिलीफ देना है, इसीलिए इन सारे सामान का आपके पास होना और इमीडिएटली इसको यूज़ करना दैट विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल। जब तक आप ढूंढने जाएंगे तब तक वो फिट्स में ही पड़ा हुआ है, तब तक वो तड़प रहा है, तब तक उसके बॉडी में डिस्कम्फर्ट्स हैं। तो इसीलिए प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स के लिए सारा सामान आपके एक्सेस में हो, आपके हाथ में हो, आप फेमिलियर हो, ये बड़ा ज़रूरी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो दिखने में बड़ा ही सिंपल लगते हैं, लेकिन इसको आपको एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा। अब फिट्स कुछ एक सेकंड में, कुछ एक मिनट में इंसान को रिलीफ मिल जाता है, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर मोस्टली। तो रिलीफ जब फिट्स से वो रिकवर कर लेता है, अपने आप ही रिकवर कर लेता है और जो मैंने अभी तक बताया इससे रिकवरी की स्पीड होपफुली बढ़ जाएगी। जब रिकवर हो जाएगा तब भी जो फिट्स के असर से वो अभी रिकवर नहीं हुआ, फिट्स के असर से रिकवर करवाने के लिए अब आप प्रेशर एज मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। प्रेशर एज मेडिसिन कैसे यूज़ करेंगे मैंने आपको समझाया था, वो हिटलर वाली मूछे वाली बात। आप देखिए ये दिस एरिया, हिटलर की मूछे को आप इमेजिन कीजिए, इस एरिया को 3 भाग में डिवाइड कीजिए, 1, 2 एंड 3। अपर जो 3rd हिस्सा है वहाँ पे आपको पूरा नाक से जोड़ के नहीं, उससे थोड़ा सा नीचे अगर आप लेंगे और उसको दबाएंगे, तो जब दबाएंगे और दबा के सर्कुलर मोशन, राइट, जब सर्कुलर मोशन करेंगे, पेशेंट लेटा हुआ है, पेशेंट के सिर को थोड़ा आप रिलीफ देके फिर सर्कुलर मोशन, ताकि वो पूरा दबाव रहे। कितना दबाना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको प्रेशर देना है करीब 3 kg का प्रेशर, 3 kg का प्रेशर। अच्छा 3 kg का प्रेशर कितना होता है उसके लिए आप वेइंग मशीन लीजिए। ये वेइंग मशीन है, इसमें मुझे 3 kg का प्रेशर अगर देना है तो 3 kg का प्रेशर देने के लिए मैं इसको दबा रहा हूँ और दबाया। अब करीब जाके ये काफ़ी अच्छी तरह दबाने के बाद फिर 3 kg का प्रेशर आता है। तो हाउ मच प्रेशर इज कॉल्ड 3 kg का प्रेशर, उसके लिए आप इस तरह के वेइंग मशीन में पहले एक बार टेस्ट कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए कि तब आपको अनुभव हो जाएगा कितने दबाने को 3 kg का प्रेशर बोलते हैं। सो 3 kg का प्रेशर, इतना प्रेशर कि उसको लगे लेकिन इतना प्रेशर नहीं कि वो सही ना पाए। तो ऐसे प्रेशर करते हुए आपको सर्कुलर मोशन में इसको ऐसे जैसे मैं रिवॉल्व कर रहा हूँ ऐसे करना है रोटेशन में, और ऐसा करना है करीब 2 से 3 मिनट तक। ये देखा गया है और ये आपके एविडेंस भी हैं रिसर्च पेपर के कि इसे साइंटिफिकली DU26 या GB26 पॉइंट बोलते हैं, लेकिन उसको एक बार को भूल जाइए क्योंकि ये पॉइंट का नाम याद रखने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। हासिल होगा कि करना क्या है, कौन से पॉइंट पे करना है, कितनी देर के लिए करना है, कितना प्रेशर होगा, किस तरह की मूवमेंट होगी, ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, तभी आप फ़ायदा करा सकते हैं। तो प्रेशर करीब 2.5-3 kg का होगा, मोशन सर्कुलर मोशन होगा, टाइम 2 से 3 मिनट का होगा। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे? जो साइड इफ़ेक्ट ऑफ फिट्स के बाद के जो साइड इफ़ेक्ट है, फिट्स की वजह से जो वो उसके बॉडी में जो साइड इफ़ेक्ट आए हैं, जो वो सुस्त पड़ गया है, उससे उसको बाहर निकालना है, उसके लिए ये पॉइंट यूज़ करेंगे। याद रखिए कि जब आप ये पॉइंट यूज़ करेंगे तो इससे बॉडी के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट हार्मोन जैसे सीरोटोनिन, जैसे बीटा एंडोर्फिन, ये बॉडी रिलीज़ करता है। इन हार्मोन के रिलीज़ होने से इंसान रिकवरी या रिलैक्सेशन मोड में बड़ी तेज़ी से आता है। तो इन हार्मोन को के रिलीज़ के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप हिटलर की मूँछों से इमेजिन करके रिलेट कर सकते हैं। इमेजिन करके ये देख सकते हैं कि हिटलर को ही फिट्स पड़ गया तो पहले तो आपने उसको 2 सेकेंड ऑयल सुंघाया, फिर वो फिट्स उसका हॉल्ट हो गया, उसके बाद उसके सिर को अपने लैप में रख के एक हाथ से सिर पकड़ा और दूसरे हाथ से आपने टिप को जोर से दबाया भी इस वाले पार्ट को और उसको रोटेट भी किया और 2 से 3 मिनट के लिए किया। तो आप चाहे तो ये एन मौके पे आप अगर चाहते हैं कि ये कर पाएँ तो एक बार मॉक ड्रिल करके देखना पड़ेगा। यू शुड डू अ मॉक ड्रिल विद अ फ्रेंड समबडी, और वो जिससे आप फेमिलियर हो जाएं कि कैसे करना है, कितनी देर के लिए करना है, क्योंकि है तो बड़ी सिंपल चीज़ें, लेकिन जब तक अपने हाथ से 1-2 बार नहीं कर लेंगे तब तक वो सिंपल होते हुए भी एन मौके पे जब इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आप हिचकेंगे, बिकॉज अब आप पेशेंट पे कर रहे हैं एक ट्रॉमेटिक
पेशेंट पे कर रहे हैं, खास तौर पे एक ऐसे पेशेंट पे जिसको अपनी आंखों के सामने आपने फिट्स पड़ते हुए देखा। उस वक्त आपका जो मेंटल स्टेट है वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। मेंटल स्टेट स्ट्रांग एंड कॉन्फिडेंट तभी हो सकता है जब आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस पहले कर रखी है तो बड़ा सिंपल, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। याद रखिए, ये सिंपल से सिंपल चीज़ें ही अक्सर अमेजिंग रिजल्ट ला सकते हैं, जिसके लिए बहुत बड़े मशीन की, बहुत बड़े खर्चे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नॉलेज की ज़रूरत है। ये सब आपको याद रहना चाहिए। इसके लिए आपको खुद के नोट्स बनाने, मैंने अपने नोट्स बनाए हैं इस तरह का। मैंने ये पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है ऐसे पिक्चर बनाए। ये पिक्चर्स मैंने तो बना ही लिया, मैं आपको व्हाट्सएप से भेज सकता हूँ। स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, उससे आप जुड़ जाइए मेरे साथ, तो मैं आपको ये भेज दूंगा फोटो खींच के, ताकि आप इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने साथ रखें, प्रैक्टिस के लिए काम आएगा। तो अभी हमने जो डिस्कस किया, दिस इज टू हॉल्ट द ऑनगोइंग एपिलेप्सी, ऑनगोइंग फिट्स, और उसके बाद फिट्स के साइड इफेक्ट से रिकवर करने के लिए यूजिंग अ स्पेशल पॉइंट फॉर 2-3 मिनट्स। तो देखिए कि 2-3 मिनट के अंदर आप पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं, ग्रेट अमाउंट रिलीफ दे सकते हैं। अब जरा सोचिए, इन द एब्सेंस ऑफ दिस नॉलेज, अब अगर किसी को फिट्स पड़ जाता आपके आंखों के सामने, तो आप क्या करते, या कोई क्या करेगा? वो घबरा जाएगा, वो एम्बुलेंस बुलाएगा, डॉक्टर बुलाएगा, ले जाएगा हॉस्पिटल। होना क्या है, उस पेशेंट का MRI होगा, उसका ब्रेन स्कैन होगा, और उस पेशेंट जो कि पहले ही नाजुक हालत में है, पहले ही एक तरह का ट्रॉमा में है, उसका बेमतलब के एक लंबा चौड़ा बिल बना के पूरा दिन खराब कर देंगे। और ख़राब कर ही नहीं देंगे। याद रखिए कि इस तरह के जो स्कैन्स होते हैं उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जबकि उससे किसी भी तरह से पेशेंट को कोई बेनिफिट होगा ऐसा कोई एविडेंस है नहीं। तो सिंपल ये करना है, पेशेंट रिलीफ हो गया तो पेशेंट और पेशेंट के फैमिली मेम्बर को भी थोड़ा सिखा देना है कि आइंदा से कुछ अगर ऐसा दोबारा हो जाए तो उनको क्या करना है। आप अगर ये पूछते हैं कि फिट्स हुआ ही क्यों, उससे कैसे रिकवर करें, वो आज के ट्रेनिंग का स्कोप में नहीं आता। उसके लिए एक अलग ट्रेनिंग है 3 महीने की, एवरी संडे क्लासेस फॉर 2 आवर्स फॉर 3 मंथ्स, दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेशन इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन। सर्टिफिकेशन इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन। अभी तो बात कर रहे हैं अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो क्या करना है, उसमें हम बात करते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन ना आए उसके लिए क्या करना है, लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिजीज है तो क्या करना है, तो खैर उसमें उसकी बात करेंगे। फिलहाल तो हम मेडिकल इमरजेंसीज कोई है तो उसमें अलग अलग जो मोस्ट फ्रीक्वेंट मेडिकल इमरजेंसी इंसानियत में देखी जाती है, मॉडर्न सोसाइटी में देखी जाती है, उनमें से 16 मेडिकल इमरजेंसीज को हमने लिस्ट डाउन किया है और उसी 16 मेडिकल इमरजेंसीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलते हैं अगले मेडिकल इमरजेंसी की तरफ। अभी हम बात करेंगे हार्ट अटैक का। हार्ट अटैक डे बाय डे बहुत ही कॉमन होते जा रहा है, ख़ास तौर पे वैक्सीन लेने के बाद। आज से 4 साल पहले हालांकि मैंने आपको बता दिया था कि ये वैक्सीन जो कोविड वैक्सीन है ये बिल्कुल मत लगाइए, इससे आपके हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी कि इस वक्त जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन लगाया, जो कि अधिकतर लोगों ने लगाया है, उनके बॉडी में वो पॉइजन दौड़ रहा है जो कभी भी खून को क्लॉट करा सकता है, और क्लॉट करने से एक हाइपोक्सिक कंडीशन बनती है बॉडी के अंदर, हार्ट के सेल्स के अंदर। हाइपोक्सिक कंडीशन बनते ही पेन शुरू हो जाता है, और पेन शुरू हो जाता है, हार्ट के सेल मरने लगते हैं, एंड उसकी वजह से हार्ट अटैक कैन लीड टू डेथ। हार्ट अटैक के सिम्टम्स जैसे मैंने बोला, पेन, आपके हार्ट के आसपास के एरिया में बहुत पेन होगा, चेस्ट पेन होगा, या बहुत प्रेशर का फीलिंग होगा, बहुत ज़्यादा जकड़न लगेगी, या फिर बॉडी का पेन रेडिएट होगा टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड, मोस्टली टुवर्ड्स द बैक एंड समटाइम टुवर्ड्स द राइट ऑल्सो। और इसके अलावा लाइट हेडेडनेस होना, या फेंट हो जाना, चक्कर आना, उल्टी आना, या बहुत पसीने आना, ये सारे सिम्टम भी साथ में जुड़ जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना है कि जैसे मैंने बताया कि अभी ये बहुत कॉमन होते जा रहा है, ऐसे में देयर आर 3 सिंपल स्टेप्स जो आप कर सकते हैं किसी विक्टिम के लिए, या भगवान न करे आपके साथ ऐसा हो जाए तो अपने लिए भी कर सकते हैं। पहला स्टेप, द पोस्चर एज मेडिसिन। पोस्चर एज मेडिसिन या प्रेशर एज मेडिसिन बोल सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, जैसे ही पहला सिम्टम आता है, ऐसा आता है, तो अपने पोस्चर को आपको बदलना है। इट इज कॉल्ड हार्ट सेफ पोस्चर। मान लीजिए इफ आई एम द विक्टिम, तो मैं क्या करूंगा, नीचे बैठ जाऊंगा, जैसे मैं अभी नीचे बैठ गया, और बैठने के बाद कोई ऐसे दीवार का सहारा ले लिया, और ये मेरा एक हार्ट है, और आपको ये पता होना चाहिए ये जो काफ मसल इसे बोलते हैं सेकंड हार्ट, और दोनों हार्ट को जितना हो सके मैं प्रेशर करके आपस में जोड़ रहा हूँ, राइट, ऐसे करके मैं बैठ गया। इस पोस्चर में ये जो सेकेंड हार्ट है और ये जो हमारा प्राइमरी हार्ट है, दोनों का डिस्टेंस इज वेरी वेरी क्लोज। तो इस पोस्चर में जो हार्ट है वो मोस्ट सेफ पोजीशन पे आ जाता है। तो ये तो हो गया पहला स्टेप। ऐसा कोई विक्टिम हो तो सबसे पहले विद इन अ सेकेंड
उसको इस पोस्चर में नीचे बिठा देना है। ऊपर बिठाना ठीक नहीं है चेयर पे वगैरह, क्योंकि अगर बाय चांस इस हार्ट अटैक के चलते वो अगर बेहोश हो गया तो चेयर से लुढ़क के नीचे गिर सकता है। तो नीचे अगर ऑलरेडी है और अगर बेहोश हो भी गया पेशेंट या वो विक्टिम तो ज़्यादा फ्लोर पे ऑलरेडी है तो कोई चोट नहीं लगेगी। तो दिस बिकम्स द फर्स्ट स्टेप। अब आते हैं सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप पे ऑनगोइंग हार्ट अटैक को उसी वक्त रोकने के लिए एक बहुत अच्छी दवा है एंड दैट इज़ द जिंजर, यानी कि अदरक का टुकड़ा। कितना बड़ा अदरक का टुकड़ा, जितना बड़ा अदरक का टुकड़ा आप ये देख रहे हैं, इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा अगर मैं वेइंग मशीन से वे करता हूं तो लगभग 20 ग्राम का है। तो 20 ग्राम का अदरक का टुकड़ा, इसके अंदर 20 ग्राम के अंदर जितना जिंजरोल, द एक्टिव जो इसमें कंपोनेंट है, एक्टिव एजेंट जो है जो दवा के रूप में काम कर सकती है इसके अंदर होती है वो जिंजरोल। तो जिंजरोल जितने मात्रा में चाहिए उतने मात्रा में बॉडी के अंदर पहुंचाने के लिए 20 ग्राम के करीब का अदरक छीलने की आवश्यकता नहीं है। वो तो एक इमरजेंसी सिचुएशन है, उसके मुंह में डालना है और वो होश में अगर है तभी आप डालें और उसको सिर्फ ये बोलना है कि चबाना है। चबा के उसका जो जूस है उसको निगलने की जरूरत नहीं है। जूस टंग से नीचे सब लिंगुअली वो अपने आप ही बॉडी में फर्स्ट मेटाबॉलिज्म को बाईपास करके, लीवर को बाईपास करके सीधे ब्लड स्ट्रीम में जाएगा ताकि वो इमीडिएट इफेक्ट आए। इफेक्ट क्या है ये जो अब अगर आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जिंजरोल का एक बहुत अच्छा इफेक्ट है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि हमारे ब्लड वेसल में ही बनती है, उसका एक इंपॉर्टेंट रोल है आपके बॉडी अपने हेल्थ में। नाइट्रिक ऑक्साइड ऐसे मेडिकल कंडीशन में फ्री रेडिकल के साथ वो रिएक्ट करता है, एक हार्मफुल स्पीसीज बनाता है जिससे हार्ट अटैक कैन कन्वर्ट इनटू डेथ। तो उस चीज को इनहिबिट करने का काम करती है जिंजरोल, जो कि एक लाइव जिंजर में आपको आराम से मिल जाता है। तो ये तो हो गया सेकेंड स्टेप। लेकिन एक सिचुएशन ये आ सकती है जब वो पेशेंट बेहोश ही हो गया है, वो कॉन्शियस नहीं है तो वो चबा नहीं सकता है। तो ऐसे में ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? ऑल्टरनेट हो सकता है रेड चिली ऑयल। इसीलिए मैंने रैपिड एक्शन किट में रेड चिली ऑयल का भी बंदोबस्त किया है। इसमें 1 ml रेड चिली ऑयल लेके, या उससे भी कम की जरूरत पड़ेगी, आधे ml से भी काम चल सकता है, लेके सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जीभ के नीचे ड्रॉपर से डालना है। वही आइडिया की ताकि वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करके सीधे ब्लड में वो पहुंचे। और आपको समझना होगा, ये सारे रिसर्च पेपर है जिसको आप बाद में रेफर भी कर सकते हैं, कि कैप्सियाचिन एक तरह का एक्टिव एजेंट है जो कि रेड चिली में पाया जाता है। और ये एक्टिव एजेंट जो कार्डियक सेंसरी नर्व है उसको स्टिमुलेट करते हैं और साथ ही में एक पर्टिकुलर सब्सटेंस बॉडी को मजबूर करते हैं बनाने के लिए, उसको इनहेंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एसपी, सब्सटेंस पी के नाम से, जिससे ऑनगोइंग हार्ट अटैक के हॉल्ट होने की संभावना बढ़ जाती है, बल्कि जो डैमेज हुआ है उसके रिवर्सल के चांसेस भी बन जाते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर है, पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा कि रेड चिली एक फूड तो है लेकिन ये फूड एज मेडिसिन है। अदरक एक फूड तो है लेकिन फूड एज मेडिसिन है। वो एक पॉस्चर है लेकिन उस पॉस्चर में यू आर मेंटेनिंग अ सर्टेन प्रेशर बिटवीन द टू हार्ट, दैट मीन्स प्रेशर एज मेडिसिन। यानी कि ये फूड एज मेडिसिन एंड प्रेशर एज मेडिसिन को यूज करके आप एक ऑनगोइंग हार्ट पेशेंट को, हार्ट अटैक पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं। तो ये दोनों स्टेप जब पूरे हो जाए, वाइल द पेशेंट इज ऑलरेडी इन दैट पॉस्चर, साथ में वो चबा रहा है अदरक, या आपने ऑलरेडी जीभ के नीचे आपने 1 या 2 बूंद आपने रेड चिली ऑयल डाली दिया है अगर वो बेहोश है। अब आता है अगला स्टेप, दैट इज द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप है एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है। इस पूरे ट्रेनिंग में मैं 4 या 5 पॉइंट की बात करूंगा, इसीलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। हालांकि 300-400 पॉइंट होता है एक्यूप्रेशर में, लेकिन वो सब की बात ही नहीं कर रहे हैं हम। इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन में जो क्लियरली काम करता है, जो एविडेंस बेस्ड है और मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से भी एविडेंस बेस्ड है, उसी की बात कर रहे हैं। उसमें ये जो एक पॉइंट है, इस पॉइंट को याद रखना है। इस पॉइंट को आप स्क्रीन पे देखिए किस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे, और आइडेंटिफाई करने के बाद आप इस पॉइंट को स्टिमुलेट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे स्टिमुलेट करना है, अपने ही हाथ से खुद के भी कर सकते हैं, किसी और के भी कर सकते हैं। तो ये अंगूठा का इस्तेमाल किया और
दिस इज हाउ आई एम स्टिमुलेटिंग 2 से 3 मिनट तक 2 kg, 1.5 से 2 kg का प्रेशर। आपको ऑलरेडी बताया कि कैसे पता चलेगा कितना 2 kg का प्रेशर होता है। उसके लिए ये जो वेइंग मशीन है इसका इस्तेमाल करना है एक बार टेस्ट करने के लिए। हाउ मच इज 2 kg प्रेशर। अगर मुझे ये देखना है कि 2 kg का प्रेशर कितना है होता है तो मैं इसको तब तक दबाऊंगा जब तक कि यहाँ पे 2 kg ना दिख जाए। जब 2 kg दिख जाएगा तो इसका मतलब कि उतना लगभग प्रेशर मुझे डालना पड़ेगा इफेक्ट आने के लिए। और रोटेटिंग मूवमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये विक्ट्री वी का साइन आप देख रहे हैं, इसमें ये जो हड्डी और ये बोन, इनके जो इंटरसेक्शन से ठीक थोड़ा ऊपर, दिस बिकम्स द राइट प्लेस। इसमें स्टिमुलेट करने के लिए रोटेटरी मोशन होगा, सर्कुलेटरी मोशन फॉर 2 to 3 मिनट्स विद द प्रेशर ऑफ अबाउट 2 kg। तो ये बारी बारी से दोनों हाथ में करना है। और ये दोनों हाथ में करने के बाद आपको एक और पॉइंट को दबाना है। पहले तो ये जो पॉइंट है इसे P6 पॉइंट बोलते हैं, लेकिन आप इसे रिस्ट बैंड से याद रखिए, रिस्ट बैंड, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एक रिस्ट बैंड बनाना है। रिस्ट बैंड बनाने से पहले द फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट पॉइंट। वो पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वेरी सिंपल। आप मुझे देखिए, ये पहले तो मुट्ठी आपको समझाने के लिए मुट्ठी मैंने कर लिया, तो 2 टेंडन अब दिख रहे हैं, 2 टेंडन क्लियरली दिख रहा है। तो आपको इस तरह से जहाँ पे ये पॉइंट आप दिख रहे हैं राइट, वहाँ पे दोनों टेंडन के बीच वाला जो पॉइंट है उस पॉइंट को आप P6 बोल सकते हैं। और उस पॉइंट को स्टिमुलेट करना है 1.5 से 2 kg के प्रेशर पे रोटेटिंग मूवमेंट में 2 से 3 मिनट एक हाथ में, फिर 2 से 3 मिनट एक हाथ में। यानी कि आपको विक्ट्री पॉइंट पे ट्रिगर करना है। ये V को विक्ट्री पॉइंट से याद दिलाना चाहता हूँ, V शेप बनता है ना ये, तो विक्ट्री पॉइंट बोल रहा हूँ मैं। तो इसमें 3 मिनट 3 मिनट फिर 3 मिनट 3 मिनट, यानी कि ये हो गए करीब 6 और 6 12 मिनट। तो 12 मिनट का आपका ये इंटरवेंशन हो गया। ये इंटरवेंशन करने के बाद आपको दोबारा से अब इस्तेमाल करना है रैपिड एक्शन किट बॉक्स का। अब देखिए, अब देख रहे हैं रैपिड एक्शन किट बॉक्स से आपने मेथी के दाने लिए और मेथी के दाने लेके और आपने पेपर टेप लिया। पेपर टेप से मेथी के दाने से आपने एक रिस्ट बैंड बनाया। ये रिस्ट बैंड उस पेशेंट के दोनों हाथ में लगा रहेगा और साथ में ही आपने विक्ट्री वाले साइन में जिस पॉइंट को ट्रिगर करना है, जिस पॉइंट को स्टिमुलेट करना है, वहाँ पे भी आपने यूज़ किया पेपर टेप को विद अ मेथी दाना। और उस पेशेंट को बोल देना है कि हर 3 घंटे के बाद खुद ही इस तरह से स्टिमुलेट करे जिस तरह से आपने एक बार करके दिया। वो पेशेंट खुद भी कर सकता है या उस पेशेंट के जो साथ में जो लोग हैं उनमें से कोई कर सकते हैं, ताकि जो हार्ट अटैक आया उसका जो साइड इफेक्ट हुआ, उससे जो उसको नोजिएटिक फीलिंग आ रही है, अभी पेन पूरी तरह से गया नहीं है, तो वो सब भी ठीक हो जाए। मेनली जब आप ये दोनों पॉइंट्स को स्टिमुलेट करेंगे तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टिमुलेट करने के विद इन 10 मिनट्स के अंदर बीपी इससे लोअर होता है। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, ये ट्रायल के नतीजे आप देख सकते हैं। 2 ट्रायल मैंने आपको यहाँ पे रेफरेंस के लिए दिया है। तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, हार्ट रेट ड्रॉप होता है एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ता है। याद रखिए कि वो एक हाइपोक्सिक यानी कि लो ऑक्सीजन का सिचुएशन है जिससे हार्ट अटैक आता है, और इससे ठीक उसका रिवर्स यानी कि ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ाता है। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ा दिया, हार्ट रेट को गिरा दिया, इस दोनों के चलते पेशेंट को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। तो पेशेंट को रिलीफ, साथ में इस पॉइंट से कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल्स, हार्मोन्स भी बॉडी से रिलीज होता है अधिक मात्रा में। एंडोर्फिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, जिससे पेशेंट का जो एक ट्रॉमा गया है उस ट्रॉमा से रिकवर करने में पेशेंट को बहुत ही आराम मिलती है। और ये करेंगे और हर 2-3 घंटे में करते रहेंगे फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। इससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट हार्ट अटैक। तो ये 3 स्टेप हैं, ये तीनों स्टेप से आप किसी को हार्ट अटैक से बचा सकते हैं या ऑनगोइंग हार्ट को हॉल्ट कर सकते हैं, और हॉल्ट करने के बाद जो रेसिडुअल सिम्टम रह जाते हैं उससे भी पेशेंट को रिकवर कराने में आप मदद कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ब्रेन स्ट्रोक की। ब्रेन स्ट्रोक के सिम्टम्स पहले तो पहचानेंगे कैसे कि ये ब्रेन स्ट्रोक है। बहुत ही आसान है कि अगर एक साइड बॉडी का वीक होने लगे, फेस से लेके पैरों से लेके हाथों से लेके अगर वीक होने लगे, पैरालाइज की तरह दिखने लगे, नंबर 1। नंबर 2, वो बोल रहा है तो ठीक से बोल नहीं पा रहा है। नंबर 3, उसका दिखना भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, वो धुंधला दिख रहा है और वीकनेस आ रही है, और वो
एक तरफ की कमजोरी की वजह से गिर जा रहा है, चक्कर आ रहे हैं, ये सारे सिम्टम्स हैं जिससे आपको अनुमान हो जाएगा कि ये ब्रेन स्ट्रोक हो चुका है। और ब्रेन स्ट्रोक में उसी वक्त कैसे रिलीफ दें, उस वक्त आपकी मेडिकल इमरजेंसी के हिसाब से क्या करना होगा टू गेट रिलीफ। द फर्स्ट स्टेप जो मैं अभी बात की थी हार्ट अटैक में, दैट इज चिली। चिली का उपयोग यानी कि आपका जो रैपिड एक्शन किट है इसमें से आपको द फर्स्ट स्टेप, अ ड्रॉपर इज रिक्वायर्ड एंड चिली ऑयल इज़ रिक्वायर्ड। और एक बूंद हार्ट अटैक की तरह ही एक बूंद अपने ड्रॉपर से चिली ऑयल निकाला एंड सब लिंगुअल यानी कि जीभ के नीचे आपने एक बूंद डाल दिया उसी वक्त, राइट। तो इससे उस ऑनगोइंग स्ट्रोक को होल्ड करने में मदद मिलती है। ये रिसर्च पेपर आपके सामने है जिससे आप और गहराई में जाके समझ सकते हैं। करना क्या होगा इस दिस जो आपके पास ऑलरेडी है रैपिड एक्शन किट में, और ये करना क्यों होगा इसके पीछे का साइंस अगर आपको जानना है तो वो दिस। और साथ ही में दिस इज कॉल्ड फूड एज मेडिसिन। मैंने दो ही तरह के मेडिसिन की बात की, फूड एज मेडिसिन। हालांकि इट इज़ नॉट अ ड्रग, it cannot be called a drug, it is a food, right, but it works as a medicine now, right. So दूसरा है प्रेशर एज ए मेडिसिन। प्रेशर एज ए मेडिसिन उसी वक्त बिना देरी किए उसी वक्त प्रेशर एज ए मेडिसिन यूज करना है। कैसे, कहाँ पे, कितनी देर, उसके लिए द नेक्स्ट स्लाइड। अब आप ये दोनों के दोनों पॉइंट से फेमिलियर हैं। एक तो ये हिटलर पॉइंट बोल सकते हैं, हिटलर के मूछे वाले पॉइंट, और एक है विक्ट्री पॉइंट, राइट। ये दोनों पॉइंट को सिमल्टेनियसली, अगर दो लोग हैं तो सिमल्टेनियसली इसको स्टिमुलेट करेंगे। सिमल्टेनियसली स्टिमुलेट करने से जल्दी से इफेक्ट आ सकता है। स्टिमुलेट करने के लिए और करने के बाद आपको करने के लिए तो आपको सिर्फ अपने फिंगर्स की ज़रूरत पड़ेगी दबाने की, स्टिमुलेट करने के लिए। वही जो मैंने अभी आपको सिखाया, ऑलरेडी आपको पिछले इंटरवेंशन से पता है कि स्टिमुलेट करने के लिए आपको कितने केजी का वेट, 2 केजी का वेट का भार होना चाहिए थंब में, और स्टिमुलेट करने का टोटल टाइम 2 से 3 मिनट का एक पॉइंट पे, और यहाँ के लिए 3 केजी का भार, स्टिमुलेटिंग टाइम अबाउट 2 to 3 मिनट्स, और इस तरह से दोनों हाथ में, और अपना दिस पॉइंट हिटलर पॉइंट जो हमने नाम दिया है इसको करना है। इससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो डैमेज है वो वहीं हॉल्ट हो जाए। एक बात समझना होगा, जब इस तरह से आप प्रेशर डालते हैं, अगर आप रिसर्च पेपर को पढ़ेंगे तो आप समझेंगे ये क्या करता है। द मोमेंट यू स्टिमुलेट लाइक दिस, इट एनहेंसेस द प्रोडक्शन ऑफ एंजियोजेनेटिक फैक्टर VEGF and it reduces or it inhibits the production of anti-angiogenic factor like एंजियोस्टैटिन। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, उस रिएक्शन से ऑनगोइंग जो स्ट्रोक है न केवल वो हॉल्ट हो सकता है, वो जो डैमेज हो गया वो भी उसी वक्त रिकवर हो सकता है। और ऐसा करने के बाद, यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे, मान लो 2 लोग हैं तो पूरा जो प्रोसेस है वो 3 से 4 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने के बाद जो अगली चीज़ जिसकी आपकी ज़रूरत पड़ेगी वो है ये टेप, जो पेपर टेप है, और साथ में ये सीड्स यानी कि मेथी के सीड्स हैं। मेथी के सीड से आपको सिर्फ हाथों में, यहाँ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दोनों हाथों में आप स्ट्रिप लगा देंगे जैसा आप अभी वीडियो में देख रहे हैं, और स्ट्रिप लगा के आप इंस्ट्रक्शन देंगे उस पेशेंट को कि भाई हर 2-2 घंटे में फॉर 2 to 3 मिनट्स इस पॉइंट्स को आपको स्टिमुलेट करना है। जब वो करेंगे नहीं भी तब भी, क्योंकि वो स्ट्रिप लगा हुआ है, मेथी का दाना ऑलरेडी अटैच्ड है, तो साइलेंटली ऑटोमेटिकली वो स्टिमुलेट होगा, लेकिन फिर भी हर 2 घंटे में अपने हाथ से भी स्टिमुलेट करना है। ऐसा एटलीस्ट ही हैज़ टू डू फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स, जिससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि उसका डैमेज हम मिनिमाइज कर पाएँ और या फिर पूरी तरह से रिवर्स कर पाएँ। तो ये हुई बात स्ट्रोक की। अब स्ट्रोक के बाद एक और मेडिकल कंडीशन जो कि इक्वली डरावना या उससे भी ज़्यादा डरावना, दैट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम हार्ट अटैक, ये हमें समझना होगा। कार्डियक अरेस्ट क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए एक किताब है द लास्ट 4 मिनट्स, इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। लास्ट 4 मिनट्स का मतलब मरने के बाद के 4 मिनट्स। कार्डियक अरेस्ट का मतलब मरना होता है, टेम्प्रेरी डेथ, यानी कि टेम्प्रेरी डेथ। कैसे ये डायग्नोस होता है कि इंसान मर चुका है, उसके लिए सिंपल 2 स्टेप याद रखिए, सिंपल 2 स्टेप। पहला, नो पल्स, अगर कोई पल्स नहीं आ रहा, जो कि आप 3-4 सेकंड में आप भाप सकते हैं, आप फील कर सकते हैं, नो ब्रेथ, सांसें नहीं आ रही। अगर नो पल्स नो ब्रेथ मीन्स द पर्सन इज डेड। लेकिन जब इंसान मर जाता है तो पहले 4 मिनट में उसको डेड बॉडी ना बोल के उसे बोलते हैं टेम्प्रेरी डेथ, या उसे बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट में चला गया, क्योंकि पहले 4 मिनट में आप वो इंसान सांस भी नहीं ले रहा, पल्स भी नहीं आ रही, बीपी भी 0 हो गया, इसका मतलब वो डेड ही हो गया। लेकिन उस बॉडी के अंदर इतने सारे न्यूट्रिएंट हैं, ऑक्सीजन इतना सारा ऑलरेडी रिजर्व है कि 4 मिनट में बिना किसी ऑक्सीजन के भी वो जिंदा रह सकता है। यानी कि आपके पास ले दे के वो 4 मिनट है, या
यूं बोलें 4 से 10 मिनट का टाइम है। 4 मिनट के अंदर अगर आपने रिवाइव करना शुरू कर दिया तो प्रॉब्ली विदाउट एनी डैमेज आप इंसान को जिंदा कर सकते हैं, जिंदा कर सकते हैं। सोचिए वो क्लिनिकली डेड है, उसको जिंदा कर सकते हैं, और 4 से 10 मिनट से अधिक टाइम लग गया या 10 मिनट तक टाइम लगे, 10 मिनट के बाद तो जिंदा हो ही नहीं सकता। 10 मिनट के 4 से 10 मिनट के बीच में अगर कहीं आपने इंटरवेंशन शुरू कर दिया तो विद सम डैमेज वो फिर भी जिंदा होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको यूज करना है प्रेशर एज मेडिसिन। दैट इज द मोस्ट पावरफुल मेडिसिन, बिकॉज यहाँ पे वो इंसान की जिंदगी बचा सकता है। तो एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा द पेशेंट इज इन कार्डियक अरेस्ट? पहली बात तो मोरलेस कोई मूवमेंट नहीं होगी पेशेंट में, वो बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह पड़ा होगा। दूसरा आप चेक करेंगे, जो कि 2 सेकंड के अंदर फटाफट करना है, कि कोई ब्रीदिंग, कोई सांसें आ रही हैं, कोई पल्स है। नो ब्रीदिंग, नो पल्स, the victim is motionless means he is clinically dead। और clinically dead को रिकवर करने के लिए पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रेशर पॉइंट। प्रेशर पॉइंट क्या? ये जो निपल लाइन है, यहाँ से अगर ये एक लाइन जाती है और स्टर्नम क्रॉस करती है, तो जो पॉइंट है वो पॉइंट आपको 2-3 सेकंड में उसको लोकेट करना है। ये लोकेट आप तभी कर सकते हैं जब पहले से थोड़ी बहुत अपने घर पे एक यूं ही मॉक प्रैक्टिस किया हो। तो ये लोकेट करना है स्टर्नम एंड निपल लाइन को क्रॉस करने वाला जो मिडिल पॉइंट है, और उसके about 3 centimeter towards the left of the patient and 1 centimeter towards the down, right? This becomes the point। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे अगर प्रेशर देते हैं तो ये प्रेशर सीधे वेंट्रिकल में पड़ता है। वेंट्रिकल में प्रेशर पड़ने से क्या करना होगा? कार्डियक कंप्रेशन जिसे बोलते हैं। अभी जो करते हैं CPR में क्या है कि कंप्रेशन करते हैं, साथ में माउथ टू माउथ ब्रीदिंग भी करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि इंटरवेंशन क्यों करना है। पेशेंट का ब्लड प्रेशर, जो कि पेशेंट ने एक डेड बॉडी बोल सकते हैं क्लिनिकली डेड, इज 0, क्योंकि पल्स ही नहीं तो ब्लड प्रेशर इज 0। ब्लड प्रेशर को किसी भी तरह से अगर 20 से ऊपर ले आए, सिस्टोलिक अगर 20 से ऊपर आ जाए तो उसके जिंदा होने के चांसेस पूरी तरह बन जाते हैं, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम स्विच ऑन हो जाता है। उसके अंदर इतना पंप प्रेशर करना है कि प्रेशर ग्रेडियंट अबाउट 20 mmHg क्रिएट हो जाए। 20 mmHg क्रिएट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कार्डियक कंप्रेशन देना है। कार्डियक कंप्रेशन के लिए दोनों हाथ को, जैसे आप देख रहे हैं, अब आप देख रहे हैं आगे कि किस तरह से करके किस तरह से बैठना है। इस पोस्चर को अच्छी तरह समझ लीजिए। जैसा वीडियो में देख रहे हैं, बैठने का पोस्चर, घुटने के बल पे पेशेंट जमीन पे लेटा हो, पूरे हाथ दोनों स्ट्रेट हों, और तभी जाके पूरा प्रेशर जो पॉइंट मैंने आपको बताया लोकेट करने के लिए, उसी पॉइंट में पे आपको हथेली रखनी है। और जो डेप्थ होगा वो अबाउट 2 इंच, यानी कि 5 सेंटीमीटर की डेप्थ तक आपको प्रेशराइज करना है। और जो रिदम बनेगा वो लगभग हर मिनट कम से कम 100 से 100 और ज़्यादा 120 आपको कार्डियक कंप्रेशन करना है पर मिनट। इस रफ्तार से जब करेंगे और लगातार करेंगे, इंटरमिटेंट कर लें, बीच में अगर छोड़ दिया माउथ टू माउथ ब्रीदिंग के बहाने, तो जो प्रेशर बिल्ड हुआ था वो दोबारा शून्य हो जाएगा, फिर रीबिल्ड करेंगे, फिर शून्य हो जाएगा। ऐसे में उसके रिवाइव होने के चांसेस बहुत ही माइनर, मे बी 1 और 2%। जबकि अगर आप लगातार सिर्फ कार्डियक कंप्रेशन करेंगे, जो है भी आसान, जिसमें माउथ टू माउथ ब्रीदिंग की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तो यही रिकवरी के चांसेस करीब 76% तक पहुंच सकता है। ऐसा इसके ये रिसर्च पेपर बताती है। वो रिसर्च पेपर अगर आपको पढ़ने हैं तो ये किताब मेरी द लास्ट 4 मिनट्स आप पढ़ सकते हैं, इसमें बड़ी डिटेल में मैंने दिया हुआ है। तो कार्डियक कंप्रेशन परफेक्टली करना है। परफेक्ट कार्डियक कंप्रेशन इज द डेप्थ अबाउट 5 सेंटीमीटर एंड द frequency is about 1 stroke, about 2 stroke per second, यानी कि 1 मिनट में 100 से 120 स्ट्रोक हो जाए। तो ये वाली स्पीड जब मैच करें, ये वाली डेप्थ मैच करें, राइट पॉइंट मैच करें, तो पेशेंट तब रिवाइव कर सकता है। जो बातें मैंने पिछले 2 मिनट में बताई, आप रैंडमली किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे कि भाई कितना डेप्थ होना चाहिए, कितना उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए स्ट्रोक की, और कौन सा राइट पॉइंट है, आप देखेंगे कि इवन इमरजेंसी के डॉक्टर्स भी बिल्कुल कंफ्यूज करेंगे। वो अप्रॉक्सीमेट बोलेंगे। देखिए, अप्रॉक्सीमेट से रिजल्ट नहीं आने वाला, रिजल्ट आएगा व्हेन यू आर वेरी श्योर अबाउट इट, ओनली देन द रिजल्ट विल कम। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो इमीडिएटली आपको करना है। जैसे ही आपने आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद याद रखिए कि उसके बॉडी में जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रहेगा वो 4 मिनट के अंदर खत्म हो जाना है। उसके बाद उसका बॉडी के एक ऑर्गन करके शट होते जाएंगे जैसे जैसे ऑक्सीजन खत्म होता जाएगा। यानी कि पहले 4 मिनट के अंदर ही आपको उससे पहले ही ये शुरू कर देना है। तो ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को मैनिकिन पे आप देख रहे हैं, इसको बार बार देखिए। हो सके तो कोई मैनिकिन अगर आपके आसपास है उस पर प्रैक्टिस कीजिए। जिंदा इंसान पे प्रैक्टिस मत कीजिए, क्योंकि
जिंदा इंसान के चेस्ट में ऑलरेडी हमारा ब्लड प्रेशर मान लो 120/80 है, तो ऑलरेडी एक प्रेशर है। इस प्रेशर में आप करेंगे तो आप हार्ट को डैमेज करेंगे, लेकिन जो डेड बॉडी है उसका प्रेशर 0 है, तो उसमें करेंगे तो धीरे धीरे प्रेशर बिल्ड होगा। जैसे जैसे प्रेशर बिल्ड होगा वैसे वैसे आपको कार्डिक कंप्रेशन करना धीरे धीरे मुश्किल होता जाएगा, आपको एहसास होता जाएगा। ये एक बात याद रखिए कि एक इंसान चाहे वो कितना ही पहलवान क्यों ना हो, वो कार्डिक कंप्रेशन 2 मिनट से अधिक नहीं कर सकता। जब अगर इसी स्पीड जो मैंने आपको बताया, इसी डेप्थ जो मैंने बताया, करेक्ट लोकेशन बताया, वो सब कुछ मेंटेन करना है, तो मैक्सिमम जो आपकी स्टेमिना होने के बावजूद भी 2 मिनट कर सकते हैं। यानी कि 2 मिनट के बाद आप थक जाने वाले हैं, तो उसके बाद आप जो करेंगे वो बहुत इफेक्टिव नहीं भी होगा। इसीलिए आपको रिलीफ देने के लिए एक और आदमी तब तक तैयार रहे, 2 लोग नॉर्मली, और फिर वो 2 मिनट के लिए करेगा, फिर उसको रिलीफ देंगे इमीडिएटली बिना ब्रेक के। जैसे ही हाथ हटा, आपने अपना हाथ वहीं लगाया, फटाफट आपने करना शुरू कर दिया। इस तरह से जब कोऑर्डिनेशन से करेंगे, कभी कभी 20 मिनट तक भी करना पड़ता है टू रिवाइव द पेशेंट, द क्लिनिकली डेड पर्सन। 20 मिनट के बाद भी अगर रिवाइव ना हो पाए तो यानी कि किस्मत खराब है। अब जितना करने की कोशिश की उतना ही सफिशिएंट है, वो रिकवर नहीं करने वाला है। तो वो जो 20 मिनट है दैट इज वेरी वेरी क्रूशल। लेकिन 20 मिनट में एक अकेला इंसान होगा तो वो नहीं कर पाएगा, कम से कम 2 लोग होने चाहिए, 2 लोग जो परफेक्टली कर पाए तब। यानी कि इसकी प्रैक्टिस की बड़ी आवश्यकता है। प्रैक्टिस के लिए हमने अपने हॉस्पिटल्स में इवन नए डॉक्टर्स के लिए भी और जो पुराने उनके लिए भी कार्डिक कंप्रेशन बॉक्स बनाया हुआ है, ताकि टाइम टू टाइम वो प्रैक्टिस करें। जब प्रैक्टिस टाइम टू टाइम करेंगे तभी अगर कभी ऐसा हादसा आ गया तो ही आप ढंग से कर पाएंगे। आप किसी भी रैंडमली टीवी में कई बार दिखाते हैं कि इंसान को कार्डियक अरेस्ट में आ गया और लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, और वो वीडियो शूट से आप देख पा रहे हैं कि वो डॉक्टर या वो इमरजेंसी एक्सपर्ट किस तरह से वो रिवाइव कर रहा है। अक्सर आप देखेंगे कि वो इनकरेक्टली रिवाइव कर रहा है, उसके हाथ मुड़े हुए हैं, प्रेशर राइट जगह पे नहीं आ रहा, फ्रीक्वेंसी करेक्ट नहीं है, डेप्थ करेक्ट नहीं है। ऐसे में पेशेंट के रिवाइव होने के चांसेस ब्लीक होते हैं, ना के बराबर होते हैं। तो ये समझना होगा कि ये बहुत ही माइन्यूट चीज़ें हैं, इसको समझ के प्रैक्टिस करना बड़ा उपयोगी है। और साथ में इसके अलावा यही वाला पॉइंट जो हिटलर वाला पॉइंट है, अगर आपके पास स्पेयर आदमी है, तीसरा आदमी भी वहाँ पे मौजूद है, तो वो स्पेयर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सकता है फॉर 2 मिनट्स to 3 मिनट्स, स्टिमुलेटिंग द स्पेयर पॉइंट्स फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स। और जैसे हमने पहले वाले इंटरवेंशन में बताया था, तो ये एडेड वैल्यू क्रिएट करेगा, ये एडेड बेनिफिट देगा। याद रखिए कि इस पॉइंट के स्टिमुलेशन से नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ता है। नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन बढ़ने से एक रीवाइटलाइजेशन ऑफ द बॉडी हो जाती है, जिससे इंसान के रिवाइव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि आपके बॉडी को जिस तरह की ड्रग की जरूरत है, जिस तरह की केमिकल की जरूरत है, जिस तरह की हार्मोन की जरूरत है, उसी ट्रिगर से आप हार्मोन प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रेशर एज मेडिसिन को यूज करके कार्डियक अरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में, ऐसे में आप सिर्फ सिंपल अपने हाथ से ही इंसान को रिवाइव कर सकते हैं, और इसमें इससे बेस्ट कुछ नहीं है। हालांकि इसका एडवांस मॉडल है, दैट इज ये जो डिफिब्रिलेटर है, इसका इस्तेमाल भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर पेशेंट रिवाइव नहीं हो रहा, तो इसका भी एक अलग इंपॉर्टेंस है। लेकिन ये हमारे अभी फ़िलहाल की ट्रेनिंग में आउट ऑफ सिलेबस है। जगह जगह पे, एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन में अक्सर आपने इस तरह का एक डब्बा देखा होगा। तो ये डब्बा इसीलिए है कि कोई पेशेंट अगर कार्डियक अरेस्ट में आ जाए तो आपको इमरजेंसी में उस शीशे को तोड़ के डब्बा निकाल के जो स्टेप्स मैंने आपको बताया वो स्टेप्स तो करने हैं, और उसके साथ तब तक इस डब्बे को आपको कनेक्ट करना है उस पेशेंट के चेस्ट के साथ, और फिर इससे जो इंस्ट्रक्शन आएगा डिफिब्रिलेटर से, ये ऑटो डिफिब्रिलेटर है, वो उससे जो इंस्ट्रक्शन आएगा उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। फिलहाल ये इस वाले ट्रेनिंग के आउट ऑफ सिलेबस इसलिए है क्योंकि ये तभी आप कर सकते हैं जब फिजिकली आप हमारे सामने हैं। तो अभी मैंने बात की आपको के साथ कि कार्डियक अरेस्ट अगर हो जाए तो क्या करना है। याद रखिए, कार्डियक अरेस्ट इज नॉट हार्ट अटैक एंड हार्ट अटैक इज नॉट ब्रेन स्ट्रोक। ये अलग अलग टर्म्स हैं, इसके अलग अलग सिम्टम्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कार्डियक अरेस्ट के 2 ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है, दैट इज नो पल्स एंड नो ब्रीदिंग, पेशेंट इज क्लिनिकली डेड। और इसी स्थिति में अगर वो 4 मिनट से 10 मिनट क्रॉस कर गया तो उसको डेड बॉडी घोषित किया जा सकता है या कर दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और मेडिकल कंडीशन लेते हैं।
इसे कहते हैं मेडिकली टैकीकार्डिया, या सिंपल भाषा में पल्स रेट अगर आपका 100 से ऊपर हो, पल्स रेट हार्ट रेट एक ही बात है, 100 से ऊपर हो। पल्स रेट 100 से ऊपर कैसे पता चलेगा? बहुत ही सिंपल है, ये रहा आपका पल्स और यहाँ पे सिंपली आप अपना हाथ, अपना फिंगर लगाएंगे और अगर ध्यान से आप गिनेंगे तो 1 मिनट में कितनी बार बीट आप महसूस कर पा रहे हैं, तो उसे बोलते हैं पल्स रेट। आप करके देखिएगा, जिन्होंने नहीं किया तो आराम से आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 1 मिनट में अगर 100 से ज़्यादा या 100 तक पहुंच जाता है तो वो हाई पल्स रेट बोल सकते हैं, जिसको मेडिकल भाषा में टैकीकार्डिया बोलते हैं। टैकीकार्डिया के सिम्टम्स सिमिलर टू हार्ट अटैक के सिम्टम की तरह ही होते हैं अक्सर, यानी कि टैकीकार्डिया कैन लीड टू हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के क्या क्या सिम्टम होते हैं मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो उससे सिमिलर या उसके थोड़ा ही डाउनग्रेडेड सिम्टम टैकीकार्डिया के भी होते हैं। कई बार टैकीकार्डिया में कोई सिम्टम नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि टैकीकार्डिया कैन लीड टू हार्ट अटैक, यानी कि जो हाई पल्स रेट है, कभी कभी तेज़ी से दौड़ेंगे या कोई घबरा जाएगा तब भी पल्स रेट बढ़ सकता है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अगर आपका हार्ट रेट या पल्स रेट एक ही बात है, 100 से ऊपर रहता है, तो यानी कि दैट कैन बी डिफाइंड एज टैकीकार्डिया। खास तौर पे अगर सिम्टम्स भी हार्ट अटैक वाले हैं, थोड़े बहुत भी, जैसे वीकनेस आना, चक्कर आना, ब्रेथलेसनेस होना, पसीने छूटना, थोड़ा बहुत दर्द करना चेस्ट एरिया में, तो दीज आर द क्लासिक सिम्टम ऑफ टैकीकार्डिया। तो ऐसे में क्या करना है? ऐसे में भी आएगा प्रेशर एज मेडिसिन। मेडिकल भाषा में इसे बोलते हैं मॉडिफाइड वल्सल्वा। मॉडिफाइड वल्सल्वा एक यूनिवर्सल टेक्निक है जो पूरे दुनिया में बड़े से बड़े हॉस्पिटल में यूनिवर्सली फॉलो किया जाता है। लेकिन जो चीज़ हॉस्पिटल में काम कर सकती है, वो चीज़ अगर आप सीख लें तो आपके घर पे भी वही सेम काम कर सकती है। तो समझ लेते हैं इसको कैसे, इसमें हम कैसे इंटरवीन करेंगे। ताकि इंटरवीन सिर्फ इतना करना है कि उसका पल्स रेट को हमें नीचे ले आना है, करीब 80 से नीचे ले आए तो वो इंसान, वो पेशेंट सेफ जोन में आ जाएगा। तो 80 से नीचे लाने के लिए 30 सेकंड अक्सर काफ़ी होते हैं अगर आप उस पेशेंट पे मॉडिफाइड वल्सल्वा करेंगे। तो मॉडिफाइड वल्सल्वा को अगर पूरी तरह समझना है तो ये रिवर ट्रायल के तहत कुछ साल पहले ये देखा गया कि ये रिसर्च पेपर है 2015 का, उससे पहले ये टेक्निक था नहीं, लेकिन अब लगभग 10 साल होने को आए हैं कि 10 साल से ये टेक्निक मौजूद है। जब इंसान का हार्ट रेट अगर डेंजरसली हाई हो जाता है तो 30 सेकंड के अंदर उसको नीचे ला सकते हैं। लेकिन नीचे लाने के लिए आपको एक टूल की आवश्यकता है, वो टूल आपके इस किट में ऑलरेडी है, आप इसको बना लीजिए किट को, और वो टूल है दिस सिरिंज। ये 10 ml का सिरिंज है। सिरिंज ये आप थोड़ा ऐसे कर लीजिए ताकि बहुत टाइट ये सिरिंज ना हो। और इसमें टेक्निक सिर्फ इतना है कि सिरिंज से आपके लंग में प्रेशर क्रिएट करना। जब लंग में सिरिंज से प्रेशर क्रिएट करते हैं एक पर्टिकुलर पोस्चर में, तो जो हाई हार्ट रेट है वो रीएडजस्ट होके नॉर्मलाइज होने लगता है। और ये सारा कुछ हो सकता है 30 सेकंड में। पहले 15 सेकंड में आपको प्रेशर क्रिएट करना है। आप देखिए स्क्रीन में प्रेशर क्रिएट करते वक्त जो आपका पोस्चर है वो बैठे हुए पोस्चर है। इसमें साथ में सपोर्टिंग 2 लोग या 1 लोग चाहिए जो आपकी हेल्प करे टू कंडक्ट दिस मॉडिफाइड वल्सल्वा। तो इसके लिए पहले आपको सिरिंज के जो पेशेंट है उसको सिरिंज में फूंक मारना है, और फूंक इतनी तेज़ी से मारना है एज इफ कि आप इस सिरिंज को मूव करना चाहते हैं, इस सिरिंज के प्लंजर को मूव करना चाहते हैं। थोड़ा बहुत मूव भी होगा जिससे आपको अनुमान लग जाएगा कि प्रेशर पूरा वो लगाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा करना है लगभग 15 सेकंड तक। 15 सेकंड तक फूंक मारेगा और 15 सेकंड में जैसे ही फूंक मारना बंद कर दिया, वो अब सिरिंज मुंह से हट गया, नॉर्मल ब्रेथ करेगा और पेशेंट का पोस्चर एकदम चेंज हो जाएगा। जिस तरह से आप अभी देख रहे हैं इस तरह से पेशेंट का पोस्चर बिल्कुल ही बदल जाएगा। वो लेटने वाला पोस्चर जिसमें लेग्स को अबाउट 45 डिग्री के एंगल में टिल्ट करना होगा। और इस पोस्चर में लगभग 15 सेकंड के लिए पेशेंट रहेगा और उसके बाद दोबारा हार्ट रेट चेक करेंगे तो होपफुली हार्ट रेट उसका नॉर्मल रेंज में या 100 से नीचे आ जाना चाहिए। लेकिन ये जो मॉडिफाइड वल्सल्वा है इसका सक्सेस रेट लगभग 50% ही है। यानी कि आपका इस 30 सेकंड के इंटरवेंशन से 50% लोगों का हार्ट रेट कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन 50% ऐसे हैं जिनका हार्ट रेट कंट्रोल में नहीं भी आएगा। उसका कारण ये भी हो सकता है कि मॉडिफाइड वल्सल्वा ठीक से नहीं किया, तो एक बार और करके देख सकते हैं, उसके बावजूद भी कंट्रोल में नहीं आया या इरेस्पेक्टिव आया या नहीं आया। साथ में स्टेप 2 इसमें यूज कर सकते हैं, दैट इज रिस्ट
बैंड मेथड, द प्रेशर द रिस्ट बैंड। द प्रेशर द रिस्ट बैंड जो आपको ऑलरेडी मैंने सिखा दिया है, तो वो प्रेशर पॉइंट आपको यूज़ करना है और उसको स्टिमुलेट करना है 2 से 3 मिनट तक, ठीक वैसे ही जैसे मैंने सिखाया था। अभी वीडियो को स्क्रॉल करके ये वीडियो आपको मिल जाएगा, ऊपर जाकर देखेंगे तो आप पाएंगे किस तरह से स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करके आपको प्रेशर क्रिएट करना है, और उस प्रेशर स्टिमुलेशन से भी हार्ट रेट कम होता है। ये रहा वो रिसर्च पेपर जिससे आप और डिटेल में समझ सकते हैं। सिर्फ 2-3 मिनट का ही इंटरवेंशन है। और साथ में याद रखिए, जब भी आप इस रिस्ट बैंड पॉइंट को आप स्टिमुलेट करेंगे, उसके बाद आप उस पेशेंट को, अगर आप खुद पेशेंट अपने आप को ये एक रिस्ट बैंड बना देंगे एक मेथी दाना सीड से और ये पेपर टेप से, और हर 2-3 घंटे बाद या जब भी आपको महसूस हो कि हार्ट रेट बढ़ रहा है, दोबारा से आप स्टिमुलेट कर लेंगे 2 मिनट तक। याद रखिए, जब ये मेथी दाना वाइट टेप के साथ वो उस पॉइंट पे जहाँ पे जिसे हम बोलते हैं रिस्ट बैंड पॉइंट, उस पॉइंट पे जब वो चिपका हुआ है, तो उससे भी कुछ ना कुछ प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिससे ऑनगोइंग बिना आपके किसी एक्टिव पार्टिसिपेशन के भी पेशेंट को, अगर आप खुद पेशेंट है, आपको बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर सिम्टम्स ऑफ टैकीकार्डिया दोबारा आ रहा है बार बार, तो जितनी बार आएगा उतनी बार आप दोबारा से स्टिमुलेट कर सकते हैं अपने हाथ से, या कोई आपकी मदद कर सकता है फॉर 2 to 3 मिनट्स ऑन दिस रिस्ट बैंड पॉइंट के। तो इस पॉइंट का नाम मैंने, वैसे तो P6 बोलते हैं एक्यूप्रेशर की भाषा में, लेकिन हम इसको रिस्ट बैंड पॉइंट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इसमें एक रिस्ट बैंड बन जाता है और दोनों हाथ में बनाने हैं, और साथ में रिस्ट बैंड से आपके लिए समझना आसान हो जाएगा कि मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, विजुलाइज करना आसान हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हार्ट से जुड़े हुए या सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़े हुए अलग अलग मेडिकल कंडीशन में किस तरह से प्रेशर एज मेडिसिन एंड फूड एज मेडिसिन कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू होल्ड दैट ऑनगोइंग मेडिकल इमरजेंसी एंड ऑल्सो टू रिवर्स इट। उस मेडिकल इमरजेंसी जो सिचुएशन है उसको वहीं होल्ड करना, और जितना डैमेज हो गया उसे रिवर्स करना, इन दोनों में ही ये सारे इंटरवेंशन काम करते हैं। याद रखिए, जो सारी बातें मैं बता रहा हूँ वो सारे एविडेंस बेस्ड है, और ये वो सारी बातें हैं जो हम अपने हॉस्पिटल में ऑलरेडी पिछले 2 साल से फॉलो कर रहे हैं। हमें अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं, ये एक कारण है। दूसरा कारण, ये एविडेंस बेस्ड है, आपको एविडेंस भी दे रहा हूँ। और तीसरा कारण, ये बहुत ही आसान है, इसके लिए बहुत ज़्यादा ना तो तामझाम की ज़रूरत है, बड़े इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत भी नहीं है, और ना ही इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये कारण है जिसकी वजह से ये वाली ट्रेनिंग मैंने वही वाले मेडिकल इंटरवेंशन लेके आप कलेक्ट करके आप तक पहुँचा रहा हूँ, जिसमें हमें पता है कि रिजल्ट फास्टेस्ट, सेफेस्ट विदाउट एनी डैमेज टू द पेशेंट, ईजीएस्ट, राइट, एंड इकोनॉमिकल भी है, लगभग कोई खर्चा नहीं है, राइट, एंड एविडेंस बेस्ड भी है। ये सारे फैक्टर सूट करते हैं, तभी ये टेक्निक्स को कलेक्ट करके मैंने और हमारी रिसर्च टीम ने आप तक पहुंचाया है। हमारे रिसर्च टीम का नाम इसी वीडियो के आखिर में आप देखेंगे, जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है टू मेक दिस ट्रेनिंग हैपन। इस ट्रेनिंग का पर्पस है टू मेक यू मेडिकली लिटरेट। अब चलते हैं अगले इंटरवेंशन पे। हम बात करेंगे वॉमिटिंग, नोजिया, मोशन सिकनेस। खास तौर पे जब आप सफ़र में होते हैं तो अक्सर आपने ये सिनेरियो देखा होगा, आपके साथ भी ये हुआ होगा। कैसे हम उसको अवॉइड करें या होल्ड करें, अगर आ ही गया तो कैसे होल्ड करें, और आने से पहले कैसे अवॉइड करें, इसके लिए मुख्य रूप से काम करेगा फूड एज मेडिसिन। 2 ही तरह के मेडिसिन है, फूड एज मेडिसिन, प्रेशर एज मेडिसिन। पहले हम बात कर लेते हैं फूड एज मेडिसिन। द बेस्ट फूड इज द जिंजर। यहाँ पे ये 10 ग्राम का जिंजर है, 10 ग्राम का जिंजर। इसके अंदर जो पॉलीफिनोल्स हैं वो मल्टीपल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, इट टारगेट्स मल्टीपल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी, और इसके वजह से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन के रूप में काम करता है अलग अलग मेडिकल कंडीशन में। तो 10 ग्राम आप एक बार देख लीजिए 10 ग्राम कितना छोटा होता है। इतना अगर वो चबा ले तो जिनको ऑलरेडी वॉमिटिंग की या नोजिया की या मोशन सिकनेस का जो प्रवृत्ति जिनको होती है तो पहले ही चबा ले तो वो अवॉइड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, उस दिन वो बच सकते हैं इससे। इसका जो असर रहता है वो 2 से 3 घंटे रहता है। इसका मतलब हर 2-3 घंटे में इतना छोटा एक अदरक का टुकड़ा चबाना है। दैट बिकम द फर्स्ट स्टेप। किसी को अगर इसमें थोड़ा भी शक है या जो और डीप में जाना चाहते हैं, साइंस को समझना चाहते हैं, तो ये रिसर्च पेपर है, ये रिसर्च पेपर आप पढ़ सकते हैं। दैट बिकम द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स
halting or avoiding vomiting, motion sickness and nausea. अब इसका सेकेंड स्टेप फूड एज मेडिसिन के बाद आ जाएगा प्रेशर एज मेडिसिन। प्रेशर में ये रिस्ट बैंड वाला जो प्रेशर पॉइंट है वो आपने सीख ही लिया है, उसको स्टिमुलेट करना है, पहले स्टिमुलेट करना है। मान लो किसी को ये पता ही है कि उसकी प्रवृत्ति है नोजिया की, उल्टी आने की या चक्कर आने की, मोशन सिकनेस की, कहीं जाने से पहले वो अपना रिस्ट बैंड बना सकते हैं। रिस्ट बैंड बनाने के लिए तो वही आपको पता ही है कि आपको पेपर टेप की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे रैपिड एक्शन किट में ये का पार्ट ही है, और मेथी दाना सीड की ज़रूरत पड़ेगी। तो सफ़र शुरू करने से पहले दोनों हाथों में रिस्ट बैंड वो बना सकते हैं, साथ में एक एक बार 2-2 मिनट के लिए स्टिमुलेट कर दिया अपने ही हाथ से खुद ही, और एक अदरक का टुकड़ा खा लिया। फिर हर 3 घंटे बाद दोबारा से स्टिमुलेटिंग द रिस्ट बैंड पॉइंट फॉर 2 minutes and eating or chewing about 10 grams of जिंजर। ये जिंजर इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने अपने इस किट में अपने लिए जिंजर के लिए एक छोटा सा मैंने एक बैग बना दिया, जिंजर बैग, और इसी में रख के फिर इसको मैं इस बैग के इस बॉक्स के अंदर रख देता हूँ। और मैं ये भी इंश्योर करने लगा हूँ कि हर हफ्ते में एक बार, क्योंकि ये फ्रेश ही लेना होता है, निकाला और दोबारा दूसरा ताज़ा जिंजर से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। इतना थोड़ा केयरफुल होने की आपको आवश्यकता है। आफ्टर ऑल ये एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन की तरह काम कर रहा है, वो भी बहुत सारे एक्यूट कंडीशंस में। अब इसी का एक कदम आगे बढ़ते हैं, एब्डोमिनल पेन, पेट का दर्द। पेट के दर्द में यही प्रोटोकॉल आगे बढ़ जाएगा। जिंजर का जो रोल मैंने आपको समझाया वो सेम रहेगा पेट के दर्द में। इवन मेंस्ट्रुअल पेन में भी, पेन आने से पहले या पेन आने के दौरान, चाहे वो पेट का हो चाहे मेंस्ट्रुअल पेन हो, आपको ये 10 ग्राम जिंजर का सेवन करना है, चबा के उसको। दैट इज हाउ यू हैव टू कंज्यूम। दैट बिकम्स द फर्स्ट स्टेप, फूड एज मेडिसिन। एंड द सेकेंड स्टेप इज दिस। ये सब रिसर्च पेपर है जिनको डिटेल में रिसर्च पेपर में, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ एविडेंस बेस्ड। हम सुनी सुनाई बातों पर हम कोई फॉर्मूला या कोई नुस्खा नहीं दे रहे हैं। ये नुस्खा नहीं, ये ऑलरेडी प्रूवन साइंस है, और उस प्रूवन साइंस के जो एविडेंस है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। मैंने आपको बताया कि कैसे जिंजर काम आ सकता है फॉर मेडिकल कंडीशन लाइक नोजिया, मोशन सिकनेस एंड वॉमिटिंग। सिमिलरली जिंजर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इवन एब्डोमिनल पेन या मेंस्ट्रुअल पेन में भी। तो उसमें जो टोटल आपका डोसेज होगा वो 10 ग्राम का रहेगा फॉर 1 टाइम, और ये डोसेज आप 3 घंटे बाद रिपीट कर सकते हैं अगर वो सिम्टम परसिस्ट करते हैं तो। अब बात कर लेते हैं फूड एज मेडिसिन के बाद प्रेशर एज मेडिसिन। प्रेशर एज मेडिसिन में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनमें से एक पॉइंट तो आप ऑलरेडी वाकिफ हैं, दैट इज द विक्ट्री पॉइंट में, जो अभी आपने पिछली इंटरवेंशन में सीखा था। उसको स्टिमुलेट करना है 2 मिनट के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए, और उसके बाद पहले की तरह एक अपने पेपर बैंड लगा दिया, पेपर टेप लगा दिया विद मेथी दाना सीड, और जरूरत पड़ने पे हर 3 घंटे में दोबारा 2-2 मिनट के लिए स्टिमुलेट किया। दैट बिकम्स द फर्स्ट स्टेप। लेकिन यहाँ पे स्टिमुलेशन एक नहीं 2 पॉइंट पे करना है। दिस इज द 1 पॉइंट एंड द सेकंड पॉइंट इज, इस पॉइंट को आप समझ लीजिए ST36 पॉइंट बोलते हैं एक्यूप्रेशर की भाषा में। ये पॉइंट में आपको स्टिमुलेट करना है करीब 2 kg का प्रेशर। इसमें 6 सेकेंड प्रेशर देना है, 2 सेकेंड के लिए आपको रिलीज करना है, फिर 6 सेकेंड प्रेशर देना है, फिर 2 सेकेंड रिलीज करना है। ऐसा आपको करना है फॉर 1 लेग, फिर 5 मिनट करने के बाद फॉर सेकेंड लेग, फिर दोबारा 5 मिनट पहला लेग, फिर दोबारा सेकेंड लेग 5 मिनट, यानी कि टोटल इंटरवेंशन टाइम हो गया अबाउट 20 मिनट फॉर दिस। और ये तो सिर्फ 2-2 मिनट करना है, यानी कि 25 मिनट बोल सकते हैं पूरा इंटरवेंशन है, जिससे आपको मेंस्ट्रुअल पेन हो, एब्डोमिनल पेन है, इसमें रिलीफ मिल सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर 20-25 मिनट में रिलीफ मिल रहा है तो सोचिए दिस कैन बी कॉल्ड एज ए फास्टेस्ट ड्रगलेस ड्रग ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की ऐसी कौन सी दवा है जो इतनी जल्दी, इतनी तेजी से, बिना किसी साइड इफेक्ट के आपको एक पॉजिटिव असर दे सकती है। बट दैट कैन बी फेल्ट विद दीज पॉइंट्स। जिनको यहाँ पे थोड़ा भी डिटेल में जाना है तो वो डिटेल में जाने के लिए जो रेफरेंस मेडिकल रेफरेंसेज हैं वो ये 2 मेडिकल रेफरेंसेज है। इन दोनों मेडिकल रेफरेंसेज में जाके आप इसको समझ सकते हैं हाउ इट वर्क्स, और ये क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, क्यों काम करेगा, ये सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा। तो ये ट्रिगर पॉइंट ST36 भी अपने लिस्ट ऑफ ट्रिगर पॉइंट्स, प्रेशर पॉइंट्स में जोड़ लीजिए, और ये ट्रिगर पॉइंट आपको एन मौके पे याद रहे उसके लिए भी आपको एक फोटो मैं आपको भेजूंगा व्हाट्सएप में, तो उस फोटो को आप रख लीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। कई बार लगता सिंपल है बट एन मौके पे जब ज़रूरत पड़ती है देन यू मे कंफ्यूज। तो इसीलिए
इनको पेपर में रख के, एक पीस ऑफ पेपर के साथ आपको डब्बे में रख के, और ये डब्बा देखिए कितना छोटा मैंने बनाया है, इट कैन कम इन माई पॉकेट, ये जेब में आ गया, राइट। ये कार के डैशबोर्ड में रख दिया, जेब में रख दिया, ऑफिस में रख दिया, घर पे रख दिया। इवन यू कैन इन्फ्लुएंस द स्कूल कि वो अपने क्लासरूम में या अपने ऑफिस में भी इस तरह के रखे, जिससे सिंपल सेफेस्ट तरीके से, फास्टेस्ट तरीके से इंटरवेंशन दिया जाए किसी भी मोस्ट कॉमन मेडिकल सिचुएशन में इंसान को रिलीफ दिया जाए। तो खैर पेट का दर्द है, मेंस्ट्रुअल पेन है, ये जो है ना, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी भी जनरलाइज्ड पेन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और 2 से 3 मिनट करने के बाद दोनों हाथों में, यानी कि 5-6 मिनट टुगेदर हो गए, तो उसके बाद ही रिलीफ आपको क्लियरली दिख सकता है। दैट्स व्हाट वी बीन डूइंग इन आवर हॉस्पिटल। हम अपने हॉस्पिटल्स में ये सारे इंटरवेंशन करते आए हैं, हमें इसके अच्छे रिजल्ट मिले हैं, ये एविडेंस बेस्ड हैं ही, इसीलिए हमने सोचा आप तक पहुँचाया जाए। बिकॉज इसको सीखना मुश्किल नहीं है, आसान है, जितना आपको समझ आया इतने में ही आप थोड़ा सा मॉक ड्रिल ज़रूर कर लीजिए किसी एक दोस्त के साथ, किसी एक फ्रेंड के साथ, किसी एक कोलीग के साथ, ताकि क्लियरली आपको आइडिया हो जाए, ताकि एन मौके पे जब रियल सिचुएशन में आपको ये यूज़ करना पड़े तो आप कंफ्यूज ना हो। तो आगे बढ़ते हैं अगले इंटरवेंशन पे। अस्थमा अटैक। अस्थमा अटैक के सिम्टम्स क्या हैं पहले ये समझना पड़ेगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस लेने में तकलीफ हो रही है, गहरी सांस लेने में तकलीफ हो रही है। साथ में परसिस्टेंट कफिंग, कफ लगातार बन रहा है, कफ लगातार कर रहे हैं। दूसरा, तीसरा स्किन का ब्लूइश हो जाना, दैट कैन बी द थर्ड वन। चौथा, थोड़ा डिजी फील करना। तो ये सारे क्लासिक सिम्टम्स हैं जो अस्थमा के सिम्टम बताते हैं। जिनके पास तो पंप है वो तो पंप यूज़ कर लेंगे, जो पंप यूज़ करते आए हैं, और इमीडिएटली उनको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन जिनके पास पंप यूज़ नहीं करते हैं या पंप यूज़ किया नहीं कभी, और उनको अगर अस्थमेटिक अटैक आ जाए किसी एलर्जी की वजह से, किसी XYZ अननोन रीज़न से, तो उनको उसी वक्त रिलीफ देने के लिए आपके पास ये रैपिड एक्शन किट काम आ सकता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है, दैट इज़ भीमसेनी कपूर कैम्फर। ये कैम्फर का एक छोटा सा शीशी आप बना लीजिए और इसमें ऊपर कैम्फर लिख दीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना करें। और इसको खोलेंगे तो ये कैम्फर की खुशबू इसमें पाउडर फॉर्म में है, वो नाक के सामने जैसी आप लेंगे तो ये जो कैम्फर जो है ये नॉन टॉक्सिक है, ये सेफ है, नंबर 1। एंड नंबर 2, इसके अंदर पोटेंट ब्रोंको डायलेटिंग स्टिमुलेटिंग इफेक्ट है। और तीसरा, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो एयरवे इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस करने में ये मदद कर सकती है। ये सिर्फ सांसों के थ्रू, इसको लगाना नहीं है, सिर्फ सूंघना है। तो यानी कि जो पेशेंट है, जो विक्टिम है, उनको ये सूंघने देना है। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। ये लगातार सूंघे फॉर फ्यू मिनट्स से अबाउट 10 मिनट्स, जिससे रिलीफ मिल जाएगा, होपफुली रिलीफ मिल जाएगा। तो इसके पीछे के जो सारे मैकेनिज्म है, रिलीफ क्यों मिलता है, वो सब अगर आपको जानना है तो ये रिसर्च पेपर है। ये रिसर्च पेपर आई विल ट्राई टू सेंड यू थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप। अगर आप जो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर में आप हेलो लिख के, एंड यू कैन राइट दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ RAK, आई विल अंडरस्टैंड, आई विल सेंड यू, तो ये आप पढ़ सकते हैं। तो दिस सिंपल लुकिंग थिंग कैन हेल्प अ पर्सन टू ब्रीथ बेटर, राइट। उसके अस्थमा अटैक को हॉल्ट करने का पहला स्टेप ये इसका यूज़ करना, दैट बिकम्स द फर्स्ट स्टेप। एंड सेकेंड स्टेप इज़ अगेन द प्रेशर पॉइंट्स। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रेशर पॉइंट्स हैं जो काम आएंगे, दैट इज अगेन 2 प्रेशर पॉइंट्स, दैट इज दिस एंड दिस, एंड द थर्ड प्रेशर पॉइंट इज दिस P6 पॉइंट। ये तीनों पॉइंट से आप वाकिफ़ हैं, और तीनों पॉइंट को कैसे यूज़ करना अब तक आपको समझ आ गया होगा, इसलिए रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। तो तीनों पॉइंट्स को, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को स्टिमुलेट करने के बाद तीनों पॉइंट्स पर ही आपने इस तरह का जो पेपर टेप से आपने और मेथी दाना सीड से उसको टेपिंग कर दिया, और साथ में इंस्ट्रक्शन दे दिया कि अगर दोबारा सिम्टम आते हैं तो दोबारा से पेशेंट खुद ब खुद ये कर सकता है या किसी की मदद से ये कर सकता है। सो भीमसेनी कपूर यानी कि कैम्फर एंड दिस प्रेशर पॉइंट, ये दोनों मिला के इट कैन हेल्प अ पर्सन टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन ऑफ अस्थमा अटैक। और कैसे पता चलेगा वो ठीक हो गया या ठीक हो रहा है, जाहिर सी बात है उसके जो ऑनगोइंग सिम्टम्स थे, वो सिम्टम में जब आराम मिलेगा तो समझ लीजिए कि वो ठीक ही हो रहा है, तभी आराम मिल रहा है, राइट। सो अब आते हैं लास्ट वाले पॉइंट में, दैट इज़ हाई ब्लड प्रेशर।
हाई ब्लड प्रेशर एक कॉमन फिनोमिना होता चला गया है, जा रहा है। 40 साल से ऊपर के लोगों में हाई ब्लड प्रेशर बहुत ही कॉमनली देखा जा रहा है और इसमें आप डिपेंड रहते हैं ड्रग्स पे, मेडिकेशंस पे। लेकिन दुनिया का सबसे फास्टेस्ट तेजी से काम करने वाला ड्रग, दवा और साथ ही साथ विदाउट एनी साइड इफेक्ट, कोई भी जो दवा है उसको खाने के बाद कम से कम 1 घंटा लगेगा टू फील द ब्लड प्रेशर के डाउन होने में। लेकिन अब जो आप सुनने जा रहे हैं उसमें इसको करने के 2 मिनट के अंदर ही आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ सकता है। तो वो पॉइंट, वो प्रेशर पॉइंट समझ लेते हैं। ये जो पॉइंट है टाइजोंग पॉइंट बोला जाता है। इस पॉइंट को पैरों में जो पॉइंट्स हैं इसको आप ध्यान से देखिए स्क्रीन में, इस पॉइंट को लोकेट करना है और इस पॉइंट को स्टिमुलेट करना है रोटेटिंग वे में, जैसे हमने बाकी पॉइंट्स को स्टिमुलेट किया। 2 से 3 मिनट, 3 मिनट का रख लीजिए स्टिमुलेशन का टाइम। इसको स्टिमुलेट करेंगे दोनों पैरों में, यानी कि टोटल 6 मिनट का इंटरवेंशन हो गया। 6 मिनट के बाद जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है। ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में देखा गया कि 6 मिनट के बाद जो एवरेज ब्लड प्रेशर गिरा दैट वाज अबाउट 15 mmHg और उसके 15 मिनट में जो ब्लड प्रेशर गिरा, मतलब इंटरवेंशन करने 6 मिनट के इमीडिएट बाद 15 mmHg ब्लड प्रेशर गिरा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और करीब 15 मिनट बाद 20 mmHg ब्लड प्रेशर गिरा, यानी कि ब्लड प्रेशर गिरता चला गया और स्टेबल होके गिर के 30 मिनट बाद करीब 25 mmHg, यानी कि करने में 6 मिनट लगे और उसके 30 मिनट बाद चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका लगभग 25 mmHg ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो चुका है। ये दिस इज वेरी वेरी फास्ट, इट इज़ मच मच फास्टर देन एनी अवेलेबल ड्रग ऑन अर्थ। जो दवाइयाँ हैं वो तो साइड इफेक्ट के साथ आती हैं, वो इसके कंपैरिजन में स्लो भी है और उसमें कुछ पैसा खर्चा करना पड़ता है, जबकि ये फ्री है और ये उससे फास्ट है और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिसका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी नॉर्मल है वो और नीचे नहीं जाएगा, जिसका ब्लड प्रेशर हाई है उसी में काम करेगा। ये जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुआ था ये उन्हीं पेशेंट्स में हुआ था जिनका ब्लड प्रेशर 150/90 से ऊपर था, तो उन्हीं में देखा गया कि इमीडिएटली भी 15 mmHg तक ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ है और कुछ देर बाद वो ड्रॉप और बढ़ता चला गया, उसके बाद स्टेबल हो गया। ज़रूरत पड़ने पे 3-4 घंटे तक इसका इफेक्ट रहता है, फिर दोबारा कर सकते हैं और ऐसे 2-3 बार कर सकते हैं। जिंदगी भर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब इस तरह से आप प्रेशर पॉइंट को ट्रिगर करेंगे तो बॉडी अपना ब्लड प्रेशर दोबारा रीएडजस्ट करता है और ऐसे में कुछ दिनों के बाद देयर इज़ अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि आपका ब्लड प्रेशर वैसे भी एक नॉर्मल रेंज में आ सकता है या आ जाता है। तो आप देखिए कि ये ड्रगलेस सिस्टम है, लेकिन ये जो अवेलेबल दवाइयाँ हैं, अवेलेबल केमिकल है, ना केवल उससे फास्ट है बल्कि आसान है और ये सेफ भी है, विदाउट एनी साइड इफेक्ट भी है और मल्टीपर्पज़ है ज़्यादातर जो मैंने प्रेशर पॉइंट बताए। कुल मिला के आज जो मैंने एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बताए दोज आर ओनली 5 पॉइंट्स, उसके अलावा एक कार्डियक अरेस्ट का पॉइंट बताया। तो प्रेशर के कुछ ये सिंपल पॉइंट्स हैं। ये जो वीडियो है इसका लिंक मैं आपको भेजूंगा ताकि ये वीडियो 2 बार 3 बार 4 बार आपको देखना पड़ेगा, ओनली देन आप एक्सपर्ट बनेंगे और तभी आप कॉन्फिडेंटली बिना हिचके जरूरत पड़ने पे इस तरह की इंटरवेंशन किसी विक्टिम पे, किसी जरूरतमंद पे आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन आप में से वो लोग, वो पार्टिसिपेंट्स जो इसको प्रोफेशनली और अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं, इसकी यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे 3 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेशन इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन। श्रीधर यूनिवर्सिटी से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और इसमें अभी जो बताया वो बेसिक्स मैंने बता दिया कि कोई भी अबाउट 16 मेडिकल कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन में आप किसी काम के रह पाएँ, आप किसी उपयोग में आए। लेकिन जिनको इनके डिटेल में जाना है और सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन है नहीं, लाइफस्टाइल डिजीज़ भी जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, कैंसर है। याद रखिए जिस तरह से मैंने आपको दिखाया कि बड़े से बड़े दिखने वाले इमरजेंसी कंडीशन में भी आसान से आसान सोल्यूशन हो सकते हैं, याद रखिए ठीक इसी तरह से बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक दिस बड़े से बड़े दिखने वाले मेडिकल कंडीशंस जो लाइफस्टाइल डिजीज़ जैसे हार्ट डिजीज़ है, क्रॉनिक किडनी फेलियर है, कैंसर है, ये सारे लगते हैं कि बहुत बड़े बड़े भयानक बीमारी है, इसके लिए बड़े हॉस्पिटल की ज़रूरत है, कोई इंजेक्शन की ज़रूरत है, सर्जरी की ज़रूरत है, डायलिसिस मशीन की ज़रूरत है, वेंटिलेटर की ज़रूरत है, ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है। जबकि सच्चाई ये है कि नेचर में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसके माध्यम से आप ये बड़े दिखने वाले दिक्कतों को घर बैठे ही आसानी से फास्टेस्ट सेफेस्ट तरीके से
ठीक कर सकते हैं, वो भी बहुत थोड़े से पैसे से, बाय यूजिंग फूड एज मेडिसिन, बाय यूजिंग प्रेशर एज मेडिसिन। और ऐसा हम अपने हिम्स हॉस्पिटल में पिछले 2-2.5 साल से कर ही रहे हैं। और अगर आपको सक्सेस स्टोरीज देखनी है हिम्स हॉस्पिटल की, कि हमारे पेशेंट्स, और ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिन्होंने, जो हमारे हॉस्पिटल नहीं आए, सिर्फ हमारा यूट्यूब चैनल देखा और वीडियोस देखे और उससे इंस्पिरेशन लेके वो करने लगे और उसी से ठीक हो गए। फॉर एग्जांपल DIP डाइट, आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने ऑलरेडी DIP डाइट सुना होगा, जो कि आज से 12 साल पहले, 12 से 14 साल पहले मैंने इसको डिज़ाइन किया था और क्लिनिकली ये प्रूवन है बहुत सारी बीमारियों में। तो चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, हार्ट डिजीज़ हो, मोटापा हो, क्रॉनिक किडनी फेलियर हो, कैंसर हो, इन सब में साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये DIP डाइट काम करता है। तो DIP डाइट जिनको नहीं पता, आप गूगल में आप सर्च करेंगे तो आपको DIP डाइट मिल जाएगा, या आप सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन CIM ये वाला 3 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग लेंगे तो इसमें भी इसकी डिटेल में हम बात करेंगे, DIP डाइट का साइंटिफिक एस्पेक्ट की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे बेसिक मकसद बड़ा क्लियर है कि बिना हमारे हेल्प के, बिना हमारे सपोर्ट के, बिना किसी प्रोफेशनल सपोर्ट के आप खुद ही इतने मेडिकली लिटरेट हों कि किसी भी या ज़्यादातर मेडिकल सिचुएशन में आप अपनी या अपनों की हेल्प कर पाएँ। सो दैट इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ दिस ट्रेनिंग और बेसिक आइडिया ऑफ मोस्ट ऑफ माई ट्रेनिंग्स, राइट। हमारे जितने भी किताबें हैं या हमारे वीडियो ट्रेनिंग्स हैं या ऑफलाइन ट्रेनिंग्स हैं, उसमें मकसद बड़ा क्लियर है कि आप खुद ब खुद जहाँ भी हैं वहीं ठीक हो जाएं। और जो सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन है, इसमें भी यही मकसद से है 3 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग जिसमें 12 मॉड्यूल्स हैं, हर संडे को क्लासेस होंगे और हर मॉड्यूल के साथ एक बुक आपको दिया जाएगा, बुक कुरियर से आपको भेजा जाएगा, राइट। तो एक बहुत ही डिटेल स्टडी है इसमें, बहुत ही डिटेल ट्रेनिंग है इसमें। तो जो लोग बहुत गहराई में जाके समझना चाहते हैं और जो प्रोफेशनल इसको समझना चाहते हैं वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आपके पास कोई बहाना नहीं है कि कभी अगर भगवान ना करे कोई ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो आप अपने आप को लाचार फील नहीं कर सकते, बिकॉज नाउ यू हैव अटेंडेड दिस ट्रेनिंग ऑन इफ यू आर अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर। ये ट्रेनिंग मतलब कि अगर पहला रिस्पॉन्डर आप हैं, अगर विक्टिम आपके सामने हैं और सबसे पहले आप वहाँ मौजूद हैं, तो आपका एक्शन क्या होना चाहिए, इस पे ये ट्रेनिंग आज का ये पूरा था। और इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको जो काम करना रह गया है वो रैपिड एक्शन किट ये तैयार करना रह गया है। रैपिड एक्शन किट जैसे मैंने तैयार किया, इसके इंग्रेडिएंट आपको ये लिखे हुए हैं, मैं आपको व्हाट्सएप से ही भेज दूंगा। इसमें से ज़्यादातर इंग्रेडिएंट आपको अपने आसपास मिल ही जाएगा, थोड़ी कोशिश करने में पक्का ही मिल जाएगा। सिर्फ 2 सेकेंड ऑयल है जो आप हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं और इस तरह का किट बनाइए, रखिए। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो थोड़े बहुत आलसी होंगे, जो बोलेंगे कि भाई इतनी सारी चीज़ें कहाँ से मैं इकट्ठा करूँ इस तरह का। तो उनके लिए, उन आलसी लोगों के लिए भी हमने ये बहाना ना चले, इसलिए मेरे वेबसाइट में bishrup.com में जाके आप ये किट खरीद सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्राइमरीली मैं बताऊँ कि हमारा बेसिक काम है एजुकेशन देना। वी आर नॉट ए रिटेल पीपल कि रिटेल में हम बेचने में, दैट इज़ नॉट आवर बेसिक जॉब, वो हमारा बेसिक बिजनेस नहीं है। इसीलिए, लेकिन फिर भी आपके काम को आसान करने के लिए हमने इस तरह का किट को ऑनलाइन भी डायरेक्टली मिल जाए, सारा सामान एक साथ मिल जाए, तो हमने ये प्रावधान किया है। आप में से जो लोग एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के लोग हैं तो उनके लिए एक अच्छा मौका है। आप ये समझ ही गए होंगे कि ये छोटा सा, बहुत ही छोटा सा किट कितना पावरफुल टूल हो सकता है, किसी की जान बचा सकता है। तो अगर आप चाहें तो इस तरह का किट आप ना केवल अपने लिए बना सकते हैं, अगर आप चाहें अपने नाम से आप इस तरह का किट बना के आप इसको ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ भी चाहें, जिस तरह से चाहें यूज़ कर सकते हैं, बेच सकते हैं उससे। एंड इससे बाकी सबको ही फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो ये ट्रेनिंग तो ले लेंगे फिर भी 1 घंटा 2 घंटा लगा के, लेकिन जब बारी आएगी सामान को इकट्ठा करने का तो तब आलस कर जाएंगे और आलस कर जाएंगे तो इस ट्रेनिंग का फ़ायदा उनको पूरा नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के हैं। और अगर ऐसे आप में से कोई है तो, और अगर आप ही इसको बना के आगे किसी भी नाम से, अपने नाम से इसको अगर प्रमोट करते हैं, बेचते हैं, तो हम भी आपसी से ले लिया करेंगे अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आवर बेसिक फोकस इज़ टू मेक यू मेडिकली लिटरेट। इसके लिए हमने शुरू किया है, इसी साल 22 अप्रैल को लॉन्च किया है हिम्स मेडिकल एकेडमी। हिम्स मेडिकल एकेडमी का कैंपस पूना में है और बेसिक मकसद है अच्छे डॉक्टर प्रोड्यूस करना। अभी जो डॉक्टर्स हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स बोल लो ज़्यादातर, तो वो जो प्रोटोकॉल करते हैं, जो उन्होंने अपने कॉलेज में सीखा है, वो ड्रग बेस्ड प्रोटोकॉल है, फार्मास्यूटिकल लॉबी बेस्ड प्रोटोकॉल है और एविडेंस बेस्ड नहीं है।
इंपॉर्टेंट है एविडेंस बेस्ड। मैंने आज आपको जितनी सारी बातें बताई हैं उन सब के क्लिनिकल ट्रायल के एविडेंस साथ में रखे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, जब डायबिटीज़ का डॉक्टर आपको डायबिटीज़ की दवा देता है, बीपी की डॉक्टर आपको बीपी का दवाई देता है, तो क्या वो एविडेंस बेस्ड आपको क्लिनिकल ट्रायल का रिपोर्ट दे सकता है या आप मांग सकते हैं जिसमें ये साबित हो कि जिन लोगों ने दवाइयाँ ली उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ या फिर उनका लाइफ स्पैन बढ़ गया हो इन कंपैरिजन टू जिन्होंने उसी सिचुएशन में दवाई नहीं ली? ऐसा क्या कोई रिपोर्ट है दुनिया में? अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। तो जिसे आप एविडेंस बेस समझते हैं एलोपैथी को, मॉडर्न मेडिसिन को, उनका अगर एविडेंस बेस को जाके चेक करेंगे तो धरातल पे उनको जो एविडेंस अभी तक है वो एविडेंस यही बताते हैं कि ड्रग्स कॉजेज मोर प्रॉब्लम देन द रियल प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो दवाई ले रहा था। ये आज का सत्य है। इसीलिए हमें एक ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जो सेफ हो, फास्टेस्ट होने के साथ साथ सेफेस्ट भी हो, और उसका एक आपको नमूना आज मैंने कुछ उदाहरण के साथ एविडेंस के साथ दे दिया, और ये सारे हमने ट्राई किए हुए हैं, हम इसको यूज़ करते हैं, इसीलिए ये आप तक पहुंचा रहे हैं। तो खैर, जिनको ये किट खरीदना है वो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके खरीद सकते हैं। जिनको ये किट घर पे बनाना है, जो कि मैं चाहूँगा कि आप सभी घर पे बनाएं, मुश्किल नहीं है, तो वो इसी वीडियो का लिंक मैं भेज दूंगा। ये वीडियो एक दो बार और देखिए, इसमें इंग्रेडिएंट सारे दिए हुए हैं, वो इकट्ठा कीजिए। मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट आई एम श्योर यू विल बी एबल टू कलेक्ट। और क्यों ना एक ऐसा मुहिम बनाइए कि ये ट्रेनिंग जो आपने मुझसे लिया है, इसी ट्रेनिंग को 2-4 बार देखेंगे तो आप खुद भी मास्टर बन जाएंगे। फिर ये ट्रेनिंग आप स्कूल्स में, कॉलेज में, अपने कॉर्पोरेट में, आप एटलीस्ट अपने ऑफिस में, अपने मोहल्ले में ये ट्रेनिंग दीजिए, ताकि भगवान न करे ऐसा सिचुएशन किसी के साथ भी आ जाए, जो कि आ ही रहा है। जो आप आज का माहौल देख रहे हैं, खास तौर पे 2 खुराक कोविड वैक्सीन के लगाने के बाद। ये बात मैंने 2020 में बता दिया था मेरे बहुत सारे किताबों के माध्यम से कि अगर ये वैक्सीन लगाएंगे तो हार्ट अटैक है, कार्डियक अरेस्ट है, ब्रेन स्ट्रोक है, इनके चांसेस बढ़ जाएंगे, जो कि एक्सपोनेंशियली बढ़ गया है। और अब तो खुद वैक्सीन वालों ने कबूला है कि हाँ ऐसा हुआ है उनकी वैक्सीन की वजह से। तो ऐसे सिचुएशन में रैपिड एक्शन किट का की रिक्वायरमेंट और इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई है। तो ह्यूमैनिटी के लिए इस वक्त उनको रिलीफ करने के लिए ऐसे लोगों को जो इस तरह के शिकार होने के चांसेस हैं, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि इस नॉलेज को आप लोगों तक पहुंचाएं, अपने लेवल तक पहुंचाएं, या जो वीडियो लिंक दूंगा वो लोगों तक पहुंचाएं। बट इम्पॉर्टेंट है टू मेक मोर एंड मोर पीपल मेडिकली लिटरेट। मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये जो अभी ट्रेनिंग लिया है ये आपके काम आएगा। अभी कभी अगर काम आता है तो एक काम ज़रूर कीजिए कि एक छोटा सा वीडियो बना के आप हमें भेजिए कि किस तरह की सिचुएशन में आपने इस नॉलेज को यूज़ किया और उससे किस तरह के रिजल्ट्स आए। तो वो वीडियो जब आप भेजेंगे तो वो हमारे लिए मोटिवेशन होगा इस काम को आगे बढ़ाने का, वही हमारी फीस हम मान लेंगे। तो आज हम ऑनलाइन जुड़े हैं और मैं उम्मीद करता हूं कभी ना कभी हम इन पर्सन भी रूबरू होंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।